तो ये जो वीडियो है ये उन सभी स्टूडेंट के लिए खास होने वाला है जिनका मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, जो जिनका मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है। ये एक मैराथन वीडियो है जहाँ पर हम 7 से 8 क्वेश्चन को एक साथ कंबाइन करके एक ही वीडियो में लाए हैं। ये जो वीडियो इसमें कुछ जो क्वेश्चन होने वाला वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संगठनात्मक संरचना और बदलते स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी को हम इस वीडियो में जोड़ रहे हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन हमारा वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संगठनात्मक संरचना और बदलते स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें होने वाला है वो है भारतीय जनता पार्टी के उदय, विकास और वैचारिक आधार की विवेचना कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के उदय, विकास और वैचारिक आधार की विवेचना कीजिए। तीसरा जो क्वेश्चन रहने वाला है इस मैराथन वीडियो में वो है भारतीय राजनीति पर जाति तथा धर्म के प्रभावों की विवेचना कीजिए। एक बात और आपको बता दें कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो आप ये वीडियो देख लीजिए, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें सारा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डाल दिए हैं। दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अगर उनका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो वो लोग भी देख के इसको कंप्लीट कर सकेंगे, और जिनका हो भी गया तो वो रिविजन कर पाएंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करना है आप लोग को। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें, चौथा जो क्वेश्चन इसमें होने वाला है वो है भारतीय लोकतंत्र के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की विवेचना कीजिए। जो भारतीय लोकतंत्र है उसमें धर्मनिरपेक्ष के स्वरूप के बारे में बताना है। डिटेल में हम सारा आंसर करवा रखे हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन को अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो एक कंबाइंड वीडियो हम ला दे रहे हैं, एक मैराथन वीडियो हम ला दे रहे हैं जहां पर आप सारे क्वेश्चन को एक साथ एक ही वीडियो में देख पाएंगे। पांचवा जो क्वेश्चन हमारा रहने वाला वो है निर्वाचन आयोग से क्या आशय है, इसके संगठन तथा कार्यों का वर्णन करें। निर्वाचन आयोग से क्या आशय है, इसके संगठन तथा कार्यों का वर्णन करें। छठा जो क्वेश्चन हमारा रहने वाला है वह है भारतीय व्यवस्था की दुर्बलताओं पर प्रकाश डालिए। ये जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है उसमें दल व्यवस्था की जो दुर्बलताएं, जो कमियां, उसके बारे में बताने को कहा गया। सातवां नंबर क्वेश्चन हमारा होगा भारतीय राजनीति में भाषावाद के प्रभाव का वर्णन कीजिए। भारतीय राजनीति में भाषावाद का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में बताना है। और आठवां जो क्वेश्चन रहने वाला वो है भारत में निर्वाचन की विधि पर प्रकाश डालिए। भारत में निर्वाचन की विधि पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन, ये जो वीडियो आप लोग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 8 का 8 क्वेश्चन हम लोग एक ही वीडियो में कंबाइन किए, जिसको अगर आप लोग 1 घंटा 2 घंटे जो भी टाइम लगेगा अगर देख लेते हैं तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संगठनात्मक संरचना और बदलते स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। और आगे हम लोग इसी तरह से सारे आंसर को देखते जाएंगे। ठीक है, आपका वीडियो चलता रहेगा, बस आपको चला के छोड़ देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के आंसर को। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस मेजर 7 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संगठनात्मक संरचना और बदलते स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। इस तरह से एक और क्वेश्चन हम करवाएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित। तो आपका 2 क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात और आपको बता दें कि आप मेजर 6 का एग्जाम दिए होंगे, वहाँ आप देखें कि क्वेश्चन तो पूछा गया था जो हम बताए थे, लेकिन सेम नहीं पूछा गया था। ठीक है, सेम क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में। हम यहाँ पर जो आपको बता रहे हैं वो आपको समझ के जाना पड़ेगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, तभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, समझ के जाइए ताकि क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के दे आप लिख पाएँ। क्वेश्चन सेम नहीं पूछता है। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संगठनात्मक संरचना और बदलते स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। एक और क्वेश्चन है कांग्रेस से संबंधित जिसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट हम बना दें तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसकी प्रस्तावना को हम लोग समझ लेते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हर सेमेस्टर में आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सके तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप अच्छे से हर सेमेस्टर में तैयारी कर सके। आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। ठीक है, समझते हैं इसकी प्रस्तावना को। क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। ये भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, मतलब अंग्रेज जमाना का, जब भारत आज़ाद भी नहीं होता उसी टाइम इसका गठन हुआ था 1885 में। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य अग्रणीय दल रहा है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है, इसका गठन कैसे हुआ था, सब कुछ हम बता रखे हैं। जिस वीडियो के बारे में आपको बता रहे हैं कि उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, उसमें डिटेल में बताया है। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि आज भी यह दल भारतीय राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाता है और आज भी यह जो दल है वो भारतीय राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाता है। कांग्रेस की संगठनात्मक संरचना और उसका बदलता स्वरूप भारतीय राजनीति और लोकतंत्र की समझ के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो कांग्रेस का संगठनात्मक संरचना है, किस तरह से इसका संगठन बनाया गया, इसका संरचना किस तरह से है और इसका जो बदल रहा स्वरूप है, जो उस टाइम कैसा था 1885 से किस तरह से, उसके बाद का स्वरूप किस तरह से और आज के टाइम में इसका स्वरूप किस तरह से बदल गया है, यह भारतीय राजनीति और लोकतंत्र की समझ के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो एक हमारा छोटा सा प्रस्तावना हो गया, इसको लिख करके आप आंसर का शुरुआत करेंगे एग्जाम में। आगे हम लोग देखेंगे
संगठनात्मक संरचना को कि ये जो कांग्रेस है उसका संगठन किस तरह से, इसका संरचना किस तरह से, संरचना किस तरह से, किसी भी पार्टी का संरचना कैसे होता है। पहले होता है जो जमीनी स्तर है, जैसे गांव मोहल्ला हो गया, वार्ड हो गया, ठीक है, पंचायत हो गया। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा पार्टी का कुछ इकाई, जो लोग पार्टी के सपोर्ट के लिए सीधा लोगों से मिलते हैं। और जब वोटिंग का टाइम होता है, जब इलेक्शन का टाइम आता है, तो यही लोग आपको उस पार्टी को वोट देने के लिए कहेंगे, ठीक है। तो आप लोग जानते हो कि हमारे गांव में कोई बीजेपी का आदमी रहता है जो बोलता है कि बीजेपी का सपोर्टर है, जब चुनाव आता है तो वो बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करता है गांव मोहल्ला में। कांग्रेस का उसी तरह से रहता है, जो और पार्टी उसके जो कार्यकर्ता हैं वो लोग आपको गांव में देखने को मिल जाएंगे। तो उसी के बारे में कहा जाए, जो प्राथमिक संगठन है वो लोग वही लोग हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की संगठनात्मक संरचना सबसे पहले स्थानीय स्तर पर शुरू होती है, सबसे पहले स्थानीय स्तर पर शुरू होती है। ग्राम, वार्ड और प्रखंड स्तर पर पार्टी की स्थानीय इकाइयां होती है। जो पार्टी का स्थानीय इकाई होता है मतलब जो कार्यकर्ता लोग होते हैं, जो संगठन बनाए हुए लोग रहते हैं कि ये ऑफिस किसका है, तो कांग्रेस का ऑफिस है। एक जानते हैं हम लोग, गांव में भी एक ऑफिस रहता है, प्रखंड में एक ऑफिस देखने को मिल जाएगा आपको, जो पंचायत है वहाँ पर भी कुछ लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जो उस पार्टी का कार्यकर्ता लोग रहता है। ये इकाइयाँ जनता और पार्टी के बीच संपर्क का माध्यम है। और यही जो पार्टी है, जो इकाइयाँ हैं, ये पार्टी और जनता के बीच संपर्क का माध्यम होता है। कोई भी समस्या होता है तो उस पार्टी के माध्यम से आपके समस्याओं को सुलझाया जाता है। स्थानीय स्तर पर सक्रिय सदस्य चुनाव में जनसंपर्क और संगठनात्मक कार्यों में भाग लेते हैं। ये जो स्थानीय स्तर के सक्रिय सदस्य हैं, ये चुनाव में भी जनसंपर्क में भाग लेते हैं और साथ में संगठनात्मक कार्यों में भाग लेते हैं। पूरा अगर हम लोग बात करें तो जो गांव स्तर में आप लोग देखते हैं, जो प्रखंड स्तर में देखते हैं, वो जो पार्टी रहता है, पार्टी का जो कार्यकर्ता लोग रहता है, वही लोग ये सब काम करता है कि जब चुनाव आएगा तो आप लोग को कहेगा कि जाकर के उस पार्टी को वोट देना है। उसके लिए आपके गांव मोहल्ला में प्रचार प्रसार करेगा। और कोई भी समस्या आएगा तो बोलेगा कांग्रेस के द्वारा इसको निपटाया गया है, ठीक है। तो कोई भी पार्टी का जो लोग रहता है वो प्राथमिक संगठन के, जो आपके गाँव मोहल्ले में देखते हो प्राथमिक संगठन के लोग रहते हैं, वो प्राथमिक संगठन का इकाई होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे जिला और राज्य इकाइयाँ, जो जिला स्तर पर पार्टियाँ रहती है, जो जिला स्तर या फिर राज्य स्तर पर इकाइयाँ होती हैं, ठीक है, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो संरचना इसका दूसरा जो है वो है जिला और राज्य इकाइयाँ। स्थानीय इकाइयों के ऊपर जिला और राज्य स्तर की इकाइयाँ होती हैं। जब गांव मोहल्ला से ऊपर जाएंगे तो आपको जिला स्तर मिलेगा, जिला से ऊपर जाएंगे तो आपको राज्य स्तर मिलेगा, ठीक है। वही कहा जा रहा है कि स्थानीय इकाइयों के ऊपर जिला और राज्य स्तर की इकाइयाँ होती हैं। प्रत्येक राज्य में राज्य कांग्रेस समिति होती है। प्रत्येक राज्य में क्या है, तो राज्य कांग्रेस समिति होती है। एक स्टेट कांग्रेस कमेटी होता है जो पूरे स्टेट के कांग्रेस की गतिविधियों को ध्यान रखता है। यह समिति राज्य स्तर पर नीति निर्माण, राज्य स्तर पर जो नीति निर्माण होता है, चुनावी रणनीति और संगठित निर्णयों में निर्णायक भूमिका निभाती है। अब ये जो जिला या फिर राज्य स्तर पर कमेटी बनाया गया, ये पूरे जिला और राज्य स्तर पर जो भी गतिविधि होता है कांग्रेस के द्वारा या फिर जिस पार्टी का वहाँ पर कार्यकर्ता है या फिर जिस पार्टी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसके बारे में पूरे राज्य का, पूरे जिले का वो ध्यान रखेगा कि क्या क्या गतिविधि हो रहा है, चुनाव प्रक्रिया कैसी है, उसकी रणनीति क्या बनानी, ठीक है, सब कुछ का ध्यान ये रखेगा। दूसरा जो इसका संगठन संरचना है वो है राष्ट्रीय नेतृत्व, नेशनल लेवल पर। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व प्रधान महासचिव, अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और अन्य केंद्रीय पदाधिकारी शामिल हैं। ये जो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व प्रधान महासचिव है, अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और अन्य केंद्रीय पदाधिकारी शामिल हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व पार्टी की दिशा, नीति और चुनावी रणनीति तय करता है। ये जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, ये जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो यहाँ पर लोग होंगे, जो नेशनल लेवल पर लोग होंगे इस पार्टी के, वो क्या करेंगे, तो पार्टी की दिशा तय करेंगे, नीति तय करेंगे, चुनाव की रणनीति क्या होगी वो तय करेंगे, ठीक है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में पार्टी के सांसद और विधायक भी राष्ट्रीय संगठन को मजबूत करते हैं। जो लोकसभा या फिर जो राज्यसभा विधानसभाओं में पार्टी के सांसद जो होते हैं वो भी विधायक, और जो विधायक होते हैं वो भी राष्ट्रीय संगठन को मजबूत करते हैं। क्योंकि जो विधायक और सांसद होता है वो जमीनी स्तर पर जुड़े होते हैं, गांव से लोग जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, जिले से जुड़े हुए रहते हैं, एक प्रखंड से जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए ये बात कहा जा रहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में पार्टी के सांसद और विधायक भी राष्ट्रीय संगठन को मजबूत करते हैं। तो ये हमने तीसरा समझ लिया। आगे चौथा देख लेते हैं, विशेष अंग। इसके क्या क्या और विशेष अंग है, ठीक है। ये जो पार्टी है कांग्रेस का, इसके और क्या क्या विशेष अंग है। कांग्रेस के विभिन्न वर्गों के लिए विशेष संगठनात्मक अंग होते हैं। कांग्रेस के विभिन्न वर्गों के लिए विशेष संगठनात्मक अंग है। जैसे कि आपका हो गया कांग्रेस महिला संगठन, ये महिलाओं के लिए है। दूसरा हो गया आपका युवा कांग्रेस संगठन, जो युवाओं के लिए, ठीक है, जो युवाओं के बारे में बात करता है। तीसरा है कांग्रेस मजदूर संगठन और किसान संगठन, जो श्रमिक और किसान वर्ग के लिए बात करता है। और यही सब जो है, ये जो आप संगठन देख पा रहे हैं, ये सब जो संगठन है, ये जब चुनाव आता है तो अपने अपने स्तर पर काम करता है, ठीक है। महिला संगठन महिलाओं के वोट के लिए काम करेगा, जो मजदूर संगठन है वो मजदूरों के वोट के लिए काम करेगा, जो युवा संगठन है वो युवाओं से वोट पाने के लिए काम करेगा, ठीक है। इन अंगों के माध्यम से पार्टी समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचती है और उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करती है,
कोई भी पार्टी अगर मान लीजिए कि हम सिर्फ एक पार्टी बना दिए हैं और उसके बाद कोई हम लोग को जान ही नहीं रहा है, नेशनल लेवल पर हम एक पार्टी बना दिए हैं लेकिन वहाँ पर कोई जान नहीं, गांव में हम लोग को कोई पहचान है ही नहीं, इसीलिए गांव गांव तक पहुँचाना जरूरी है। जब कोई पार्टी बनता है, मान लीजिए केंद्र पे पार्टी है तो ये स्टेट में कुछ पार्टियां बनाएंगे, ठीक है, स्टेट में कुछ कमेटी बनाएगा और उसके बाद ये जो स्टेट है वो जिला लेवल पर कमेटी बनाएगा, जिला लेवल पर ये कमेटी बनाएगा, जिला लेवल पर कमेटी बना रहा है। उसके बाद ये जो जिला लेवल पर कमेटी है वो गांव पंचायत मोहल्ले में कमेटी बनवाएगा, वार्ड में, ठीक है। तो इस तरह से नेशनल लेवल तक पहुंचता है। डायरेक्ट आप यहाँ से सोचेंगे कि हम चुनाव जीत जाए तो ऐसा नहीं होता है। इसके नीचे आपको राज्य देखने को मिलेगा, इसके नीचे आपको जिला देखने को मिलेगा, इसके नीचे आपको प्रखंड देखने को मिलेगा, इसके नीचे आपको पंचायत, ये सब देखने को मिलता है। और इस तरह से जब चुनाव का टाइम आता है तो यहाँ से शुरू होता है वोट लेने का, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तब जाकर के कोई वहाँ पर जाकर के सरकार बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रक्रिया चलता है। इसीलिए जो संगठन बनाए गए हैं यहाँ पर, जो आप संगठन देखें वो उस चुनाव के टाइम में ये सब काम करता है। कांग्रेस महिला संगठन, महिलाओं से वोट लेने के लिए, कांग्रेस युवा संगठन, अनेक संगठन बनाए गए। क्यों बनाए गए? ताकि टाइम आने पर उनसे कनेक्ट किया जा सके और उनसे वोट प्राप्त किया जा सके, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बदलते स्वरूप का विश्लेषण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बदलते स्वरूप का विश्लेषण, किस तरह से ये बदला है। जब ये इसका गठन हुआ था उसके बाद से लेकर के आज तक का इसका क्या स्वरूप रहा है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं बस आपको समझ के जाना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से तब अपने से भी लिख पाएंगे। इसमें जो पहला पॉइंट हुआ स्वतंत्रता संग्राम काल, उस टाइम का हम लोग बात करेंगे जब स्वतंत्रता का टाइम चल रहा था। 1885 से 1947 तक कांग्रेस का स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाला दल था। उस टाइम जब 1850 से इसका गठन किया गया और 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ तब तक इसका जो स्वरूप था वो राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाला दल के रूप में हुआ था, ठीक है। कि ये जो कांग्रेस है वो राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करेगा, मतलब इसी के छत्र छाया में रहकर कोई भी आंदोलन किया जाएगा, इसी के छत्र छाया में रहकर कोई भी जो रखने का है तो वो रखा जाएगा, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि 1850 का नेतृत्व करने वाला था, ठीक है, करने वाला दल के रूप में हुआ। इस समय पार्टी का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित संघर्ष करना और भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना पैदा करना था। उस टाइम जब इसका गठन हुआ था और 1947 तक इस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित संघर्ष करना, मतलब एकजुट होकर के पूरे देश में एकजुटता लाए और उसके साथ संघर्ष करें और भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना पैदा करना, और भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना पैदा करना। गांधी, नेहरू और पंडित मालवीय जैसे नेता निर्णायक भूमिका निभाते थे। इस टाइम के इस प्रमुख नेता रहे। हालांकि जो गांधी जी हैं वो बाद में जुड़े थे कांग्रेस से। संगठनात्मक ढांचा सरल था और निर्णय प्रक्रिया में नेताओं का व्यक्तिगत प्रभाव अधिक था। क्या कहा गया? कि संगठनात्मक ढांचा सरल था और निर्णय प्रक्रिया में नेताओं का व्यक्तिगत प्रभाव अधिक था। उस टाइम व्यक्तिगत प्रभाव ज़्यादा लग रहा था देखने में। इस काल में पार्टी ने भारतवासियों को एकजुट करने, आंदोलन चलाने और स्वतंत्रता की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई। और उस टाइम क्या है, तो ये जो पार्टी है वो भारतवासियों को एकजुट करने के लिए, आंदोलन चलाने के लिए, स्वतंत्रता की दिशा तय करने के लिए इसमें अहम भूमिका निभाया था। कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। तो उस टाइम इसका उद्देश्य यही था कि जो भी देश के लोग हैं उसको एकजुट करना, उसके आधार पर जो कांग्रेस है उसके आधार पर उसके छत्र छाया में रह करके आंदोलन करना है, जो भी मांग है हमारा उसको रखना, अंग्रेजों को यहाँ से जाने के लिए बोलना, ठीक है। इन सारे कामों को करने का उद्देश्य रखा गया था। दूसरा जो इसका स्वरूप है वह स्वतंत्रता के बाद का स्वरूप। स्वतंत्रता के बाद इसका क्या बदलाव आया? 1947 के बाद कांग्रेस का स्वरूप बदलकर सरकार चलाने और नीति बनाने वाला दल बन गया। 1947 के बाद क्या हुआ? जो कांग्रेस का स्वरूप है वो बदलकर सरकार चलाने और नीति बनाने वाला दल बन गया, मतलब ये सरकार बना लिया खुद से। अब इसे केवल आंदोलन का दल नहीं माना जाता, बल्कि इसे प्रशासन और विकास में सक्रिय भागीदारी निभानी पड़ी। अब ये सिर्फ कोई आंदोलन चलाने के लिए दल नहीं रहा, बल्कि इसको अब प्रशासन और विकास में सक्रिय भागीदारी निभानी पड़ी। संगठन अधिक केंद्रीकृत और पदानुक्रमित कर्मित हुआ ताकि राज्यों और केंद्रों में नीति एकरूपता बनी रहे। इस समय कांग्रेस को सत्ता और प्रशासन संभालने के लिए पेशेवर और व्यवस्थित नेतृत्व की आवश्यकता पड़ी। और इस समय क्या है, तो पेशेवर जो लोग थे, जो जानकार लोग थे, उनकी आवश्यकता पड़ी थी, व्यवस्थित नेतृत्व वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी थी, क्योंकि नया गठन हुआ था इसका। 1850 में इसका गठन हुआ और 1947 तक तो ये सिर्फ इस उद्देश्यों पर काम करने लगा कि भारत को किस तरह से आज़ादी देना है, सिर्फ इन उद्देश्यों पर काम कर रहा था। जब भारत आज़ाद हुआ, जब संविधान बना, ठीक है, तो उसके बाद से ये जो पार्टी है वो रूलिंग में आया, ये शासन में आया। और शासन किस तरह से चलाया जाता है इसके लिए, क्योंकि पहले से तो जानकारी नहीं था, पहले तो सब अपने अपने लिए जो भी इसका अध्यक्ष होता था वो सब कुछ देखता था। लेकिन जब इसका प्रधानमंत्री बनने लगा, इस पार्टी से कोई प्रधानमंत्री बनने लगा, सांसद बनने लगा, तो इसको संभालने के लिए, इसके प्रशासन को संभालने के लिए पेशेवर और व्यवस्थित नेतृत्व की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो तब इसमें और ज़्यादा लोग जोड़े। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो इसका स्वरूप है वो नेतृत्व केंद्रित प्रवृत्ति। नेतृत्व केंद्रित प्रवृत्ति
स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस अक्सर नेतृत्व केंद्रित दल रही। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस अक्सर नेतृत्व केंद्रित दल रही। नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय पार्टी के निर्णय मुख्य रूप से इन नेताओं के इर्द गिर्द केंद्रित थे। इन नेताओं के इर्द गिर्द केंद्रित थे, मतलब जो भी निर्णय लिया जाएगा वो इन्हीं से पूछ करके लिया जाएगा, फिर यही लोग करें, क्योंकि यही लोग जो मुख्य लोग थे कांग्रेस के पार्टी के। ठीक है, इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज और प्रभावी होती थी, लेकिन पार्टी में आम सदस्यों की भागीदारी सीमित रह गई, क्योंकि इसको तो ऐसा भी कहा जाता है कि ये परिवार वाला पार्टी है, जो परिवार वाला पार्टी, क्योंकि एक ही परिवार के लोग इसमें प्रधानमंत्री बनते रहे हैं। नेतृत्व केंद्रित संरचना ने कई बार संगठन में आंतरिक विवाद और संघर्ष को जन्म दिया है, और नेतृत्व केंद्रित संरचना ने कई बार संगठन में आंतरिक विवाद और संघर्ष को जन्म दिया, क्योंकि बार बार आप ही के परिवार के लोग प्रधानमंत्री बने, आप ही के परिवार के लोग अध्यक्ष बने, आप ही के परिवार के लोग बड़े बड़े पोस्ट पर रहे, ठीक है, बड़े बड़े मंत्री बने, तो इससे क्या है, तो आंतरिक विवाद भी देखने को मिलता है। चौथा जिसका स्वरूप है वो है आंतरिक लोकतंत्र और सुधार। आंतरिक लोकतंत्र और सुधार 1990 के बाद कांग्रेस ने अपने संगठन में आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। अपने संगठन में आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कई सारे कदम उठाए। राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर पदाधिकारियों के चयन के लिए चुनाव आयोजित किए जाने लगे। जो राज्य हो या फिर जो राष्ट्रीय स्तर पर या फिर स्थानीय स्तर पर पदाधिकारियों के चयन के लिए चुनाव आयोजित किए जाने लगे, मतलब चुनाव होना शुरू किया गया इन सब के लिए, पदाधिकारी के लिए और जो स्थानीय स्तर है इनके लिए। ठीक है, इससे पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा मिला और नेताओं का चयन पारदर्शी हुआ। इससे क्या है, तो पार्टी में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका बढ़ावा मिला और नेताओं का चयन पारदर्शी हुआ। हालांकि कई बार वरिष्ठ नेताओं का प्रभाव अभी भी निर्णायक बना रहता है। जो वरिष्ठ नेता है, जो सीनियर सिटीजन्स है, ठीक है, जो वरिष्ठ हैं, मतलब जो जानकार लोग हैं, जिसका उम्र हो गया है, जो तजुर्बे वाले लोग हैं, ठीक है, इस तरह से समझो, तजुर्बे वाले लोग हैं, उनका प्रभाव अभी भी निर्णायक बना रहता है। क्या था, जो उसके परिवार के लोग होते थे वही प्रधानमंत्री बनते थे, जो बड़े बड़े पोस्ट होते, जो बड़े बड़े मंत्री वो उसी के परिवार के लोग बनते थे। उसके बाद क्या हुआ, तो चुन चुन के बनाने लगे, ठीक है, चुन चुन के बनाने लगे। ऐसा नहीं कि वोट नहीं होता था, वोट होता था, लेकिन बनाना किसको, ये बात तो वही लोग तय करेंगे ना, तो वही लोग अपने परिवार वाले लोगों को ही बना लेते थे। पांचवा जो पॉइंट है वो है क्षेत्रीय दलों और गठबंधन राजनीति का प्रभाव। जब क्षेत्रीय दल उभरे और जो गठबंधन है उसका राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा उसको समझते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 1990 के बाद भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों के उदय ने कांग्रेस को गठबंधन और सहयोगी दलों के साथ काम करने के लिए मजबूर किया। 1990 के बाद जब भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का उदय होने लगा तो कांग्रेस को गठबंधन और सहयोगी दलों के साथ काम करने के लिए मजबूर किया गया। इसका मतलब है जो छोटे छोटे दल उभरे उसके साथ उसको काम करना पड़ा, उसके साथ गठबंधन करना पड़ा, क्योंकि वो लोग भी वोट ले जा रहे थे। इस बदलते परिदृश्य में पार्टी ने निर्णय प्रक्रिया को अधिक लचीला बनाया, और ये जो बदलता स्वरूप देखा गया इसके कारण पार्टी ने, ये जो कांग्रेस पार्टी है, इसने निर्णय प्रक्रिया को अधिक लचीला बनाया। गठबंधन राजनीति ने कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर स्थिर रहने में मदद दी। गठबंधन राजनीति ने क्या किया, तो कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर स्थित रहने में मदद दी। मतलब गठबंधन कर करके बहुत टाइम तक जो कांग्रेस है वो केंद्र सरकार पर स्थिर रहा। लेकिन संगठन में केंद्रीकृत शक्ति है, मतलब एक ही लोग के पास शक्ति जो है, और निर्णय लेने की सरलता पर असर पड़ा, और निर्णय लेने की जो सरलता है उस पर असर पड़ा। क्यों? क्योंकि गठबंधन था, यहाँ पर निर्णय लेने में थोड़ा सा सरलता को असर पड़ा। मतलब अब थोड़ा सा मजबूरी होने लगा कि निर्णय पूछ के लेना पड़ेगा, और जो केंद्रीकृत शक्ति इस पर भी असर पड़ा, क्योंकि लोग सिर्फ उस टाइम सिर्फ जो एक ही परिवार का लोग है उसी को नेता बनाया जा रहा था, उसी को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था। अब इसमें मुश्किल आने लगा। छठा जो पॉइंट हुआ डिजिटल और आधुनिक रणनीति। आज के समय में डिजिटल और आधुनिक रणनीति इसकी क्या है? हाल के वर्षों में कांग्रेस ने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का व्यापक उपयोग शुरू किया। हाल के वर्षों में कांग्रेस ने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का व्यापक उपयोग शुरू किया। यूआर की भागीदारी, ऑनलाइन प्रचार और डिजिटल सदस्यता अभियान से पार्टी का स्वरूप अब आधुनिक और जनसंपर्क उन्मुख बन गया है। इसके दौरान जो डिजिटल प्रचार प्रसार है वो हो रहा है, आधुनिक रणनीति का ये लोग प्रयोग कर रहे हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी है, इससे पार्टी का संदेश सीधे जनता तक पहुँचता है और चुनावी रणनीति प्रभावी बनती है। अभी हाल ही में राहुल गांधी के द्वारा दिखाया गया था कि जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, और कई सारे नाम जो है वो फर्जी नाम है। तो इस तरह से वही बात इसमें कहा गया कि डिजिटल और आधुनिक रणनीति का प्रचार प्रसार का माध्यम इसमें किया गया है, उसका प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, एक छोटा सा निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं। निष्कर्ष में यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस का स्वरूप समय के साथ बदलता रहा है। कांग्रेस का जो स्वरूप है वो समय के साथ बदलता रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह आंदोलनकारी दल था जब स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था। स्वतंत्रता के बाद यह प्रशासन और नीति बनाने वाला दल बन गया। नेतृत्व केंद्रित प्रवृत्ति, आंतरिक लोकतंत्र के प्रयास, गठबंधन राजनीति और डिजिटल युग ने इसे एक और अधिक लचीला और आधुनिक बनाया। आज भी कांग्रेस भारतीय राजनीति में एक राष्ट्रीय और बहुआयामी दल के रूप में सक्रिय है, और आज भी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है
वो भारतीय राजनीति में एक राष्ट्रीय और बहुआयामी दल के रूप में सक्रिय है। तो इस तरह से आप एक छोटा सा निष्कर्ष को लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस मेजर 7 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय जनता पार्टी के उदय, विकास और वैचारिक आधार की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन जो है वीवीयू में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि वीवीएम के यूनिवर्सिटी में पूछा जाए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप वीवीआई मार्क कर लीजिए और जरूर से जरूर देख के जाइए। ठीक है, कंप्लीट वीडियो देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो आपके मेजर पेपर बचे हुए और जो आपका सेमेस्टर बचा है उसमें आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सके। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर भी सेट कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें यहाँ पर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको बोलते हैं बीजेपी, के उदय, विकास और वैचारिक आधार की विवेचना कीजिए। इसका उदय किस तरह से हुआ था, इसका विकास किस तरह से हुआ और इसका वैचारिक आधार क्या बना। ये जो पार्टी आईटी के सत्ता पर आया, इसका वैचारिक आधार क्या रहा था, शुरुआत से इसका आधार क्या रहा था, ठीक है, विचार का आधार क्या रहा था, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, इसकी भूमिका को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर शुरुआत जो है आपको इसी तरह से करना जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे, आपको यही आंसर लिख देना है, कुछ नहीं सोचिए, यही आंसर लिख देना है। ठीक है, कहा जा रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दल न केवल सत्ता हासिल करने के साधन है। जो भारतीय लोकतंत्र है इसमें राजनीतिक दल न केवल सत्ता हासिल करने का साधन है, बल्कि समाज में विचार और संस्कृति का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी आज भारत के राजनीतिक परिदृश्य में सबसे प्रभावशाली दलों में से एक है। बीजेपी का उदय, विकास और वैचारिक आधार भारतीय समाज और राजनीति के बदलावों से सीधे जुड़ा है। ये चीज़ आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर जो भी हम पढ़े वो चीज़ अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम आगे वीडियो में आगे हम लोग चलेंगे तो वहाँ आपको सब कुछ डिटेल में समझ आता जाएगा। समझते इस चीज़ को आगे हम लोग वीडियो में। भारतीय जनता पार्टी का उदय, अब यहाँ से अब आपको समझ में आना शुरू होगा। ठीक है, कि भारतीय जनता पार्टी का उदय किस तरह से हुआ था। पृष्ठभूमि को हम लोग समझ लेते हैं, जो प्रारंभिक पृष्ठभूमि है, शुरुआत कैसे हुआ। भारतीय जनता पार्टी का जन्म 1980 में हुआ, मतलब इसका 1980 में स्थापना किया गया। इससे पहले और भी पार्टी थे जिसका मेल करके इसको बीजेपी बनाया गया है। उस चीज़ को भी हम लोग आगे वीडियो में समझेंगे। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जन्म 1980 में हुआ। यह पहले के भारतीय जनसंघ का उत्तराधिकारी था। ये जो जनसंघ पार्टी था पहले का, उसी का ये उत्तराधिकारी था, जो 1951 में बनाया गया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपका एमसीक्यू आ सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन था, तो वो हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, या फिर इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया, तब भी आप वही लिखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। आगे इसमें कहा जा रहा है कि जैसे 1951 में स्थापित किया गया था, 1951 में ये जो जनसंघ है इसको स्थापित किया गया था एक पार्टी के रूप में, भारतीय जनसंघ। ठीक है, कहा जा रहा है कि जनसंघ का उद्देश्य भारतीय समाज में सांस्कृतिक राष्ट्रीयता और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना था। ये जो जनसंघ था, भारतीय जनसंघ, ये क्या था, एक पार्टी था उस टाइम 1951 के समय में, और ये इसका जो उद्देश्य था वो था भारतीय समाज में सांस्कृतिक राष्ट्रीयता और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। 1977 में आपातकाल के बाद जनसंघ और अन्य दलों ने मिलकर जनता दल बनाया, लेकिन इसके विघटन के बाद बीजेपी अस्तित्व में आई। 1977 में जब इंदिरा गांधी का समय चला था तब आपातकाल लागू किया गया था, और उसी के टाइम में ये जो भारतीय जनसंघ है और जो अन्य दल थे वो दोनों मिल करके जनता दल बनाया गया। ठीक है, जनता दल का निर्माण किया गया, और जब जनता दल विघटित हुआ, मतलब उसका टूटना शुरू हुआ, तब जाकर के ये बीजेपी अस्तित्व में आया था, तब जाकर के एक पार्टी बना बीजेपी 1980 में। ठीक है, ये हमारा प्रारंभिक पृष्ठभूमि है कि प्रारंभ में बीजेपी किस तरह से बनना शुरू हुआ था। आगे हम देखेंगे प्रारंभिक चुनौती और संघर्ष। जो प्रारंभ हुआ था इसका, तो उस टाइम इसमें क्या चुनौती रहा था और क्या क्या संघर्ष देखने को मिला। शुरुआती वर्षों में बीजेपी की लोकप्रियता सीमित थी। जब इसका शुरुआत किया गया था बीजेपी में, तब ये मात्र 2 सीट जीत पाया था। ठीक है, लेकिन बाद में ये 80 प्लस सीट जीता, फिर 120 प्लस सीट जीता, और आज देखेंगे आप लोग कि इसका पूर्ण बहुमत का सरकार है। वही कहा जा रहा है कि शुरुआती वर्षों में बीजेपी की लोकप्रियता सीमित थी। इसके मुख्य समर्थन आधार थे हिंदू संस्कृति और राष्ट्रीय विचार। इसका जो मुख्य समर्थन आधार था वो था हिंदू सांस्कृतिक और राष्ट्रीय विचार। पार्टी को अपनी पहचान बनाने के लिए संगठनात्मक मजबूती, जनसंपर्क और व्यापक सामाजिक अभियान शुरू करने पड़े। कई सारे अभियान भी शुरू किए गए थे, जैसे कि राम मंदिर को लेकर के बहुत बड़ा अभियान चलाया गया था। ठीक है, तो उससे इनको जनसंपर्क मिला, लोग इससे जुड़े। इसे जनता तक पहुंचाने में संघ परिवार और स्थानीय संगठन मददगार साबित हुए, और इसको जनता तक पहुंचाने के लिए जो संघ परिवार है वो और स्थानीय संगठन मददगार साबित हुए। आगे देख लेते हैं संगठन और आधार का निर्माण। संगठन और आधार का निर्माण। ठीक है, बीजेपी ने देश भर में जिला और प्रखंड स्तर पर
संगठन मजबूत किया। देश भर में जिला स्तर पर संगठन को मजबूत किया है, जिस तरह से कांग्रेस ने किया है, ठीक है, प्रखंड स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और जो राष्ट्रीय स्तर है वहाँ तक पहुँचाया है। तो उसी तरह से बीजेपी ने भी देश भर में जिला और प्रखंड स्तर पर संगठन मजबूत किया। इसके माध्यम से ग्रास रूट स्तर पर पार्टी की पकड़ बनी और धीरे धीरे यह राष्ट्रीय राजनीति में उभरने लगी। मतलब बिल्कुल जड़ से, ठीक है, बिल्कुल निम्न स्तर से पार्टी का पकड़ बना और धीरे धीरे जाकर के राष्ट्रीय राजनीति पर यह उभरने लगा। आरंभिक समय में छोटे स्तर की चुनावी सफलता ने इसे धीरे धीरे प्रमुख दल के रूप में स्थापित किया। आरंभिक समय में छोटे स्तर की चुनावी सफलता, जब छोटे स्तर पर चुनावी सफलता इनको हासिल हुआ, पहले 2 सीट मिला, फिर उन्होंने कुछ मॉडल तैयार किया, जैसे गुजरात मॉडल को आप देख सकते हैं। गुजरात में इतना विकास किया कि लोग इनको जानने लगे, बीजेपी क्या है वो उसको जानने लगे। और इससे पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने ऐसा काम किया था जिसके कारण बीजेपी सुर्खियों में आने लगा, ठीक है, बीजेपी को लोग जानने लगे थे। और बाद में आज क्या परिणाम है आप देख सकते हैं खुद ही, प्रमुख दल के रूप में स्थापित इसको किया गया। तो ये कुछ इसकी प्रारंभिक कठिनाइयाँ और प्रारंभिक किस तरह से इसका शुरुआत हुआ था, बीजेपी किस तरह से उदय हुआ था, उसके बारे में आपने समझ लिया। आगे हम लोग देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का विकास, कि भारतीय जनता पार्टी का विकास किस तरह से हुआ था। कहा जा रहा है कि संगठनात्मक विस्तार। कांग्रेस का आप देखे होंगे, कांग्रेस के बारे में जो आपको बताया वहाँ पर आप देखेंगे कि प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ठीक है, मतलब छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक उसका संगठन विस्तार था। उसी तरह से बीजेपी ने भी किया है। बीजेपी ने पूरे भारत में सशक्त संगठनात्मक ढांचा तैयार किया। राज्य और जिले में कार्यालय खोले गए, सदस्यता अभियान चलाए गए और युवाओं एवं महिला कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया गया। जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा है उसी तरह से बीजेपी का भी चलाया जा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस का भी जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, या फिर कह सकते हैं गांव स्तर पर, ठीक है, ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर सदस्य हैं, ऑफिस है, ठीक है, उस तरह से कार्यालय खोले गए, उसी तरह से इसमें भी किया गया है। इससे पार्टी के ग्रास रूट संपर्क में सुधार हुआ और जनता तक पार्टी की नीतियां और संदेश पहुंच पाया, और जनता तक पार्टी का जो नीति और संदेश वो पहुंच पाया, ठीक है, मतलब एकदम जमीनी स्तर से पहुंचाया गया, जहां पर लोग हैं वहां तक पहुंचाया गया चीज़ों को। आज के लिए दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है चुनावी सफलता और रणनीति। चुनावी सफलता और रणनीति 1989 और 90 के दशक में बीजेपी ने पहली बार राष्ट्रीय राजनीति में स्थायी प्रभाव डाला। 1989-90 के दशक में बीजेपी ने पहली बार राष्ट्रीय राजनीति में स्थायी प्रभाव डाला। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान पार्टी को व्यापक जनसमर्थन मिला था। जब राम जन्मभूमि आंदोलन किया गया था इनके द्वारा, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा, उसके नेतृत्व में, तब इनको जो कह सकते हैं कि जनसंपर्क बहुत ही ज़्यादा मिला था, लोग इनसे बहुत ही ज़्यादा जुड़े थे। 1991-98 के बीच में पार्टी ने कई राज्यों में चुनावी सफलता प्राप्त की, और इस समय के बीच में जो पार्टी है बीजेपी, उसने कई राज्यों में अपनी चुनावी सफलता प्राप्त की, कई सारे सीटों को जीता, और 1998 में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाने में सक्षम हुई, और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, ठीक है। तो इस तरह से इनका शुरुआत हुआ था, विकास होने लगा था। तीसरा पॉइंट लिखा है गठबंधन राजनीति और राष्ट्रीय विस्तार। गठबंधन राजनीति और राष्ट्रीय विस्तार। बीजेपी ने छोटे और क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके सत्ता की पहुंच और प्रभाव बढ़ाया। इसे केंद्र और राज्यों में अस्थायी सत्ता बनाने का माध्यम माना गया। इसको केंद्र और राज्यों में अस्थायी सत्ता बनाने का माध्यम माना गया। लोग जब जीत नहीं पाते अकेले तो उसके साथ क्या होता है, गठबंधन कर लेते हैं और अपना सरकार बनाते हैं। यह रणनीति बीजेपी को अकेले मुकाबला करने से ज़्यादा प्रभावी बनाती है। और ये जो गठबंधन वाला रणनीति था वो बीजेपी को अकेले मुकाबला करने से ज़्यादा प्रभावी बनाया, ताकि जो 2-3 दल है वो मिल करके लड़े और जो एक पुराना पार्टी है कांग्रेस उसके साथ कंपटीशन कर पाए। चौथे पॉइंट को हम समझते हैं। चौथा पॉइंट लिखा है सामाजिक और सांस्कृतिक आधार का विकास। सामाजिक और सांस्कृतिक आधार का विकास किया गया। बीजेपी ने विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के साथ संपर्क स्थापित किया। कई सारे संगठन जो विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठन उसके साथ संपर्क स्थापित किया। संघ परिवार, विद्यार्थी संगठन जिसको बोलते हैं एबीवीपी, ठीक है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और महिला संगठन राष्ट्रीय सेविका समिति, ठीक है, के माध्यम से पार्टी ने समाज के विभिन्न वर्गों में अपनी पहुंच बनाई। इनके माध्यम से ये जो पार्टी है बीजेपी, इसने समाज के विभिन्न वर्गों में अपना पहुंच बनाया। यह विस्तार पार्टी के विकास में निर्णायक भूमिका निभाता है। हम आपको पहले भी कांग्रेस वाला जब हम पढ़ा रहे थे तभी हम आपको बताए थे, जब लोग अलग अलग संगठन के साथ संपर्क करते हैं, जब अलग अलग संगठन के साथ जुड़ते हैं, तो वो जो संगठन होता है वो जनों से पहुंचाने का, मतलब जो लोग हैं देश के, क्षेत्र के, उनसे संपर्क कराने का काम करता है, सेतु का काम करता है, पुल का काम करता है, जो पार्टी और जनता के बीच में एक पुल का काम करता है। इसलिए कोई भी जो बड़ा पार्टी वो किसी ना किसी संगठन से जुड़ा हुआ रहता है, सभी संगठनों से किसी न किसी रूप में जुड़ा रहता है, चाहे वो ग्राम स्तर पर हो, चाहे वो जिला स्तर पर हो, चाहे वो राज्य स्तर पर हो, किसी न किसी संगठन से जुड़ा रहता है, ताकि जब चुनाव का समय आए तो उन संगठनों को आधार मानकर सीधा सीधा हम लोग लोगों के पास पहुंच सकें। ठीक है, आगे देख लेते हैं भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक आधार। भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक आधार क्या रहा था?
ये किन आधारों पर बना है? तो पहला हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। इसका जो आधार है वो हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ठीक है, बीजेपी का वैचारिक आधार हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर केंद्रित है। पार्टी का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, सभ्यता और धार्मिक पहचान को सुदृढ़ करना है। पार्टी का जो उद्देश्य है वो भारतीय संस्कृति का, सभ्यता और धार्मिक पहचान को सुदृढ़ करना है। जो भी भारत का संस्कृति है, पहचान है, इसका जो सभ्यता है उसको सुदृढ़ करना है। यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक पुनरुत्थान और सामाजिक अनुशासन पर जोर देता है। और ये जो एकता है, राष्ट्रीय एकता है, वही सांस्कृतिक पुनरुत्थान को, सामाजिक अनुशासन पर जोर देता है। तो पहला इसका विचार ये था, हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। दूसरा है हमारा आर्थिक नीतियाँ और उदारीकरण। आर्थिक नीतियाँ और उदारीकरण। बीजेपी आर्थिक दृष्टि से उदारीकरण और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करती है। बीजेपी जो आर्थिक दृष्टि से उदारीकरण मतलब होता है दयालुता दिखाना, ठीक है, बढ़िया करना। तो बीजेपी आर्थिक दृष्टि से उदारीकरण और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करती है। पार्टी विकास, औद्योगिकरण, उद्यमिता और व्यापारिक सुधारों को बढ़ावा देती है। इसका लक्ष्य भारत को आर्थिक रूप से सशक्त और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। जो ये विश्व के साथ कम्पीट कर सके, इसके लिए तैयार करने का इसका उद्देश्य है, विचार है। ठीक है, तीसरा जो इसका विचार है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति। राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति के बारे में इसका विचार। राष्ट्रीय सुरक्षा बीजेपी की प्राथमिकताओं में शामिल है। राष्ट्रीय सुरक्षा बीजेपी की प्राथमिकताओं में शामिल है। हम किसी का तारीफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ बता रहे हैं कि क्या क्या उनका सोच है। जब वो लोग जारी करते हैं कि हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, वादा करते हैं, उन्हीं के आधार पर ये सब कुछ लिखा गया है। यह दल कूटनीति और सुरक्षा नीति को मजबूत बनाने पर जोर देता है। यह जो दल है वो कूटनीति और सुरक्षा की नीति पर मजबूत बनाने पर जोर देता है। पड़ोसी देशों जैसे कि पाकिस्तान और चीन में संबंध कठोर और सक्रिय नीति अपनाने का पक्षधर है। ये जैसे कि पड़ोसी देश है उसके साथ, जैसे कि पाकिस्तान हो गया या फिर चीन है, उसके साथ संबंध में कठोर और सक्रिय नीति अपनाने में ये पक्षधर दिखाता है। चौथा जो इसका विचार है वो संघ परिवार और संगठनात्मक समर्थन। संघ परिवार और संगठनात्मक समर्थन। बीजेपी का संगठन और वैचारिक दिशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आधारित है। संघ परिवार का नेटवर्क और प्रशिक्षण बीजेपी को ग्रास रूट्स स्तर पर मजबूत बनाता है, मतलब एकदम जमीनी स्तर पर मजबूत बनाता है, और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अनुशासित एवं संगठित करता है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अनुशासित और संगठित करता है। ठीक है, पांचवा जो इसका विचार है वो है सामाजिक सुधार और जन कल्याण। सामाजिक सुधार और जन जागरण। सामाजिक सुधार और जन जागरण। बीजेपी समाज में सामाजिक सुधार, जन जागरण और शिक्षा पर जोर देती है। यह दल धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के साथ साथ महिलाओं, युवाओं और पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण पर ध्यान देती है। इन सब चीज़ों पर यह ध्यान देता है, इसलिए कहा जा रहा है सामाजिक सुधार और जन जागरण का ये काम करता है। इस तरह से हम लोग कांग्रेस को जान लिए थे और बीजेपी को समझ लिए। एक छोटा सा निष्कर्ष आप लोग लिखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का उदय और विकास संगठनात्मक मजबूती, सांस्कृतिक चेतना और राजनीतिक रणनीति का परिणाम है। इसका वैचारिक आधार हिंदुत्व, राष्ट्रीयता, आर्थिक विचार, सुरक्षा और संघ परिवार के समर्थन पर आधारित है। बीजेपी ने अपने नीतियों और सामाजिक अभियान के माध्यम से भारतीय राजनीति में अस्थायी प्रभाव बनाया और इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। एक छोटा सा निष्कर्ष आप लोग जरूर लिखेंगे। क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सटीक था, बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ था। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि आपके जो दोस्त है वो भी अच्छे से तैयारी कर सके और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। इस तरह का क्वेश्चन कोई भी नहीं करवाता है, कोई नहीं करवाता। हम जो क्वेश्चन आंसर करवाते हैं आप देखेंगे यूट्यूब में इस तरह का क्वेश्चन आंसर मिलेगा भी नहीं आपको। तो चैनल पर दोस्तों अगर आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस मेजर 7 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझने वाले हैं कि भारतीय राजनीति पर जाति तथा धर्म के प्रभावों की विवेचना कीजिए। भारतीय राजनीति पर जाति हो या फिर धर्म हो, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको बताना। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। ये दो क्वेश्चन था, हम एक कर दिए मिला करके। पूछा यह जा रहा है कि भारतीय राजनीति पर जाति का क्या प्रभाव पड़ता है और धर्म का क्या प्रभाव पड़ता है। दोनों क्वेश्चन को हो सकता है कि अलग अलग करके पूछे, 5 नंबर दे सकता है या फिर अगर दोनों मिला के देगा तो 15 नंबर दे सकता है। क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन ही पूछा जाता है। सेम ना पूछा जाए पर इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाति का, धर्म का, राजनीति, भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी विवेचना कीजिए। ठीक है, कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे तभी आप आंसर को अच्छे से लिख पाएंगे। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, ताकि आने वाले जो भी आपके विषय बचे हुए, आने वाले जो आपके सेमेस्टर है उसमें बेहतर तरीके से तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स ला सके। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है। आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए।
समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि भारतीय राजनीति एक बहुआयामी तंत्र है। जो भारतीय राजनीति वो एक बहुआयामी तंत्र है, कई सारे आयामों को यह लेकर के चलता है। इसमें जिसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक तत्व गहराई से प्रभाव डालते हैं। विशेष रूप से जाति और धर्म दो ऐसे तत्व हैं जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व काल से लेकर आज तक राजनीतिक प्रक्रियाओं, चुनावी व्यवहार, नीतियों और नेतृत्व निर्माण को अत्यंत गहराई से प्रभावित किया है। ये जो जाति और धर्म ऐसे दो तत्व हैं जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व से लेकर के, जब स्वतंत्र हमारा देश नहीं था उससे पहले से लेकर के आज तक की जो राजनीतिक प्रक्रिया है, चुनावी व्यवहार है, फिर नीति हो या फिर नेतृत्व निर्माण हो, इसमें अत्यंत गहराई से प्रभाव डालता है। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि भारत की सामाजिक संरचना इतनी विविधतापूर्ण है कि जाति और धर्म राजनीति के हर चरण, उम्मीदवार चयन में, नीति निर्माण में, चुनाव रणनीति में, मतदान पैटर्न में, सभी पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। भारत जो इतना विविधतापूर्ण वाला देश है कि जाति और धर्म राजनीति के हर चरण में आपको दिखाई देगा, चाहे वो उम्मीदवार के चयन में हो, नीति निर्माण के लिए हो, चुनाव की रणनीति बनाने में हो या फिर मतदान के पैटर्न पर हो, सभी रूपों में आपको दिखाई देगा। इसलिए इन दोनों पहलुओं का विश्लेषण भारतीय राजनीति को समझने के लिए आवश्यक है। इसलिए इन दोनों पहलुओं का विश्लेषण, चाहे वो जाति का हो या फिर धर्म का हो, दोनों पहलुओं का विश्लेषण करना जरूरी है ताकि आप भारतीय राजनीति को आप समझ सके। ठीक है, एक छोटा सा हमारा ये भूमिका हो गया। आगे हम लोग भारतीय राजनीति पर जाति का क्या प्रभाव पड़ता है उन सब बातों को समझेंगे कि भारतीय राजनीति पर जाति का क्या प्रभाव देखने को हम लोग को मिलता है। पहला जो प्रभाव है वो है जाति आधारित राजनीतिक पहचान। जाति आधारित राजनीतिक पहचान देखने को मिलता है। जिस जात का जो लोग रहेगा उसी जात का प्रत्याशी खड़ा होगा और उसी जात से उसको समर्थन मिलेगा। इसी के बारे में कहा जा रहा है कि जाति आधारित राजनीतिक पहचान। ठीक है, कहा जा रहा है कि भारतीय राजनीति में अधिकांश लोग अपने अपने जातिगत समूह को एक राजनीतिक पहचान के रूप में देखते हैं। जो भारतीय राजनीति उसमें अधिकांश लोग अपने अपने जातिगत समूह को एक राजनीतिक पहचान के रूप में देखते हैं। मतलब जिस जाति का प्रत्याशी खड़ा है उसी जाति का लोग उसको वोट देने का काम करता है, इस तरह से कहा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि लोग अक्सर उसी नेता पार्टी को समर्थन देते हैं जिसे वे अपनी जाति का प्रतिनिधित्व मानते हैं, जिसको वो अपने जाति का प्रतिनिधि मानते हैं। मतलब अगर कोई बड़ी है तो बड़ी समाज का कोई खड़ा हो तो उसको देगा, अगर कोई दास है तो दास समाज का खड़ा हुआ तो उसको देगा। ठीक, मतलब जाति के आधार पर कोई मुस्लिम कैटेगरी का लोग है तो उस मुस्लिम समाज के लोग उसको वोट देगा। ठीक है, कोई पंडित जी कैटेगरी का है तो वो पंडित लोग उसको वोट देंगे। तो इस तरह से कहने का मतलब है, जिससे चुनावी राजनीति में जातीय गोलबंदी साफ दिखाई देती है। जिससे चुनावी राजनीति में जातीय गोलबंदी साफ दिखाई को देता है। ठीक है, मतलब जिस तरह से जिस जात का लोग जहां पर ज्यादा रहेगा उसी जात के प्रत्याशी को वहां पर खड़ा किया जाता है ताकि आसानी से वोट मिल सके। तो जाति का यह प्रभाव एक देखने को मिलता है। दूसरा जो प्रभाव है उम्मीदवार चयन में जाति की भूमिका। उम्मीदवार का चयन भी जाति को देख करके किया जाता है। चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवार तय करते समय सबसे पहले उस क्षेत्र की प्रमुख जाति को ध्यान में रखती है। जिस क्षेत्र में अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में 50,000 वोट आने वाला है, मतदाता है, तो उसमें से अगर 30,000 कोई एक जाति का लोग है तो उसी जाति का लोग को वहां पर खड़ा करना चाहेगा लोग अपने प्रत्याशी के रूप में। अगर बीजेपी है, कांग्रेस है या फिर कोई भी पार्टी हो तो वो चाहेगा कि उसी 30,000 वाले में से किसी एक व्यक्ति को खड़ा करे ताकि उसका वोट सारा उसको मिल सके। ठीक है, कहा जा रहा है कि चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवार तय करते समय सबसे पहले उस क्षेत्र की प्रमुख जाति को ध्यान में रखती है। वे ऐसे उम्मीदवार को टिकट देती है जिसकी जाति वहां की जनसंख्या से मेल खाती हो ताकि अधिक से अधिक वोट मिलने की संभावना बनी रहे। तो जात बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालता है। ठीक है, भारतीय राजनीति में। तीसरा जो इसका प्रभाव देखने को मिलता है जातीय राजनीति में, प्रभाव देखने को मिलता है भारतीय राजनीति में जाति का, वो है जाति आधारित वोट बैंक। जात के आधार पर वोट मिलना। कई राज्यों में कुछ जातियां किसी विशेष पार्टी के स्थायी समर्थक मानी जाती है। कई राज्यों में क्या तो जो कुछ जाति है वो विशेष पार्टी के स्थायी समर्थन मानी जाती है। मतलब जिस पार्टी को वो बचपन से समर्थन करते जा रहे हैं, जिस जात का लोग जिस पार्टी को समर्थन करते जा रहे हैं वो लगातार उसी को समर्थन करते जाते हैं। जैसे मायावती का पार्टी है। ठीक है, इस तरह से समूहों को वोट बैंक कहा जाता है। इस तरह के समूह को क्या तो वोट बैंक कहा जाता है। और पार्टियां इन्हें खुश रखने और अपने साथ जोड़ने के लिए विशेष नीतियां और घोषणाएं करती हैं और उन मतदाताओं को, उस वोट बैंक के लोगों को खुश रखने के लिए जो पार्टी उससे खुश है वो पार्टी उनके लिए नीतियां बनाती है, उनको खुश करने के लिए विशेष प्रकार की घोषणाएं भी करती रहती है। ठीक है, ताकि वो लोग खुश रहे और बराबर वोट उनको देता रहे। चौथा जो इसका प्रभाव देखने को मिलता है जाति का, वो है जातिगत आरक्षण का राजनीतिक प्रभाव। जातिगत आरक्षण का राजनीतिक प्रभाव। आरक्षण नीति ने भी जाति को राजनीतिक बहस और निर्णयों के केंद्र में ला दिया है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 3 लाइन 4 लाइन लिख रहे तो आप भी 3-4 लाइन लिखिए। हम बस एक मेन पॉइंट आपको बता दे रहे किस तरह से जो भारतीय राजनीति है जाति उसको किस प्रकार से प्रभावित करता है। ठीक है, मेन पॉइंट हम आपको बता दे रहे हैं। खुद से चाहे तो आप इसको इतना लंबा तक लिख सकते हैं खुद से। ठीक है, कहा जा रहा है कि आरक्षण नीति ने भी जाति को राजनीतिक बहस और निर्णयों के केंद्र में ला दिया है। अलग अलग जातीय समूह आरक्षण के विस्तार या
विचार की मांग करते रहते हैं, जिससे पार्टियां आरक्षण पर अपनी रणनीति बनाती हैं, जिससे पार्टियां जो है आरक्षण पर अपनी रणनीति बनाती हैं। अभी देखते हैं कि कई सारे जो जाति है वो पिछड़े जाति में आने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास है उनका कि हम पिछड़े जाति में आए। ठीक है, तो इस तरह से कहा जा रहा है जातिगत आरक्षण का राजनीतिक प्रभाव देखने को मिलता है। पांचवा जो पॉइंट है वो है जातिगत संगठन और राजनीतिक लामबंदी। जातिगत संगठन और राजनीतिक लामबंदी कहा जा रहा है कि कई जातीय संगठन अपने समुदाय को एकजुट कर राजनीतिक दबाव बनाते हैं। कई जातीय संगठन क्या है तो अपने समुदाय को एकजुट कर लेते हैं, जो भी जात के लोग होते हैं, जो भी उसका समुदाय होता है उसको एकजुट कर राजनीतिक दबाव डालते हैं। ठीक है, ये संगठन रैलियां, सम्मेलन और जन आंदोलन करके अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाते हैं और चुनाव को प्रभावित करते हैं क्योंकि अगर उनको उनके लिए नीति ना बनाया जाए तो वो लोग उसको वोट नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरह से उसको चुनाव को प्रभावित वो लोग करते हैं। अभी हाल ही में देखा होगा एसटी झारखंड में जो आंदोलन चल रहा था जेएलकेएम के द्वारा कि जो कुर्मी समाज है उसको एसटी में शामिल करो। ठीक है, तो इसके लिए कई सारे विरोध किए गए, कई सारे रैलियां निकाली गई। ठीक है, तो इसके बारे में कहा जा रहा है कई जातीय संगठन अपने समुदाय को एकजुट कर राजनीतिक दबाव बनाते हैं। ये संगठन रैलियां, सम्मेलन और आंदोलन करके अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाते हैं और चुनावों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, छठा जो इसका प्रभाव देखने को मिलता है वो है क्षेत्रीय दलों का उदय। क्षेत्रीय दलों का उदय होता है। भारत के कई राज्यों में जाति के आधार पर ऐसे दल उभरे हैं जो खास जातियों के हितों की रक्षा का दावा करते हैं। कई सारे दल ऐसे हैं, कई सारे पार्टी जो ऐसे हैं जो सिर्फ अपने जातियों के बारे में सोचते हैं। जैसे कि आपको भीम आर्मी का पता होगा। ठीक है, तो जो भीम आर्मी को वो सिर्फ अपने दास के जो लोग हैं या फिर जो अपने कैटेगरी, अपने जो जात के लोग हैं, सिर्फ उसका बारे में बात करते हैं, सिर्फ उनके बारे में, उनके हित के बारे में बात करते हैं। बाकी लोगों से उनको कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पर किसी का बुराई या फिर तारीफ नहीं कर रहे, हम बस बता रहे हैं कि किस तरह से इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि ये दल स्थानीय राजनीति को गहराई से प्रभावित करते हैं और कई बार राज्य सरकारों को गठन भी उनकी ताकत के कारण निर्भर करता है। जो राज्य सरकार का गठन है वो भी उनकी ताकत के कारण निर्भर करता है। सातवां जो इसका प्रभाव देखने को मिलता है वो सामाजिक न्याय की राजनीति। सामाजिक न्याय की राजनीति में सामाजिक न्याय का मुद्दा विशेष रूप से पिछड़ी, दलित और आदिवासी जातियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सामने आया है। राजनीति में जो सामाजिक न्याय है इसका मुद्दा विशेष रूप से पिछड़ी, दलित और आदिवासी जातियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सामने आया है। इसका असर यह हुआ है कि सभी पार्टियां अब अपने अपने घोषणा पत्र में इन वर्गों की उन्नति के लिए योजनाओं को शामिल करती हैं। और इसका कारण क्या है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो आदिवासी हैं या फिर जो ओबीसी कैटेगरी के लोग आते हैं, उनके भलाई के लिए कुछ कुछ जो घोषणा पत्र में उनकी बातों को शामिल किया जाता है कि इसके लिए हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वही कहा सामाजिक न्याय की राजनीति देखने को मिलता है। हालांकि कुछ हो या ना हो, लेकिन घोषणा सभी लोग कर देते हैं। वही कहा जा रहा है कि राजनीति में सामाजिक न्याय का मुद्दा विशेष रूप से पिछड़ी, दलित और आदिवासी जातियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सामने आया था। ठीक है, इसका असर यह हुआ कि सभी पार्टियां अब अपने अपने घोषणा पत्र में इन वर्गों की उन्नति के लिए योजनाओं को शामिल करती हैं। आठवां जो पॉइंट लिखा है वो है चुनावी रणनीति और जातिगत समीकरण। चुनावी रणनीति और जातिगत समीकरण। चुनाव जीतने के लिए पार्टियां जातिगत समीकरणों का गहन अध्ययन करती है। जातिगत समीकरणों का गहन अध्ययन करता है। जिस जाति का जहां पर लोग हैं उन सब बातों का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। कौन सी जाति किस संख्या में, मतलब कितने संख्या में कौन सी जाति के लोग वहां पर हैं, किस जाति का झुकाव किस ओर है और किस जाति का झुकाव किस पार्टी की ओर है। इस आधार पर प्रचार, उम्मीदवार और मुद्दों की रणनीति तय होती है। कोई भी जब वोट होता है, इलेक्शन का टाइम आता है, तो देखा जाता है कौन से क्षेत्र में किस जाति का ज्यादा लोग रहता है। अब लोग पता हो गया कौन कौन से जाति के लोग रहते हैं। अब देखा जाता है कि जिस जाति का जहां पर लोग है उसका झुकाव किस पार्टी की ओर है, वो भी देखने को हो गया। तो उसी के अनुसार वहां पर रणनीति तैयार की जाती है, जिससे चुनाव काफी हद तक जाति के गणित पर निर्भर दिखता है। और जिससे चुनाव जो है काफी हद तक जाति के गणित पर निर्भर दिखता है। जिस जाति का लोग रहेगा उसी जाति का प्रत्याशी लोग खड़ा करना चाहेंगे और उसी जाति का वोट उनको मिलेगा तो वो जीत जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेंगे भारतीय राजनीति पर धर्म के प्रभाव को। जाति के प्रभाव को हमने समझ लिया, आगे हम लोग भारतीय राजनीति पर धर्म के प्रभाव को समझेंगे। बस आपको मेन पॉइंट याद रख लेना है। इतना तो आप लोग याद लाइन बाय लाइन याद नहीं रख सकेंगे, याद रखने का जरूरत भी नहीं है। बस मेन पॉइंट आपको याद कर लेना है। धार्मिक पहचान और राजनीतिक झुकाव। धर्म के कारण क्या है, तो धर्म का जो प्रभाव भारतीय राजनीति में देखने को मिलता है वो क्या है, तो धार्मिक पहचान देखने को मिलता है, राजनीतिक झुकाव देखने को मिलता है। तो ये कहा जा रहा है कि भारत में धर्म लोगों की व्यक्तिगत और सामाजिक पहचान का बड़ा आधार है। भारत में जो धर्म है वो लोगों की व्यक्तिगत, मतलब पर्सनली जो है, और जो सामाजिक चीज है उसका पहचान का एक बड़ा आधार है। चुनाव में कई बार लोग उसी पार्टी का या फिर नेता का समर्थन करते हैं जिसकी धार्मिक छवि उन्हें अपने धर्म के अनुकूल लगती है, जिससे राजनीतिक धार्मिक भावनाओं से प्रभावित होती है। जिससे जो राजनीति वो धार्मिक भावनाओं से प्रभावित होती है। प्रत्याशी के रूप में ये हमारे धर्म से संबंधित है
और हमारे धर्म के बारे में अच्छा सोचता है, हमारे धर्म के अनुकूल है, तो लोग उसी को वोट करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर कोई भी धर्म का लोग हो। लोग देखते हैं कि हमारे भावनाएं, हमारा जो धर्म हो उसके अनुकूल है और हमारा उस व्यक्ति के साथ तालमेल है, हमारे धर्म के साथ उसका तालमेल है, तो उन्हीं को वोट देना पसंद करते हैं लोग। दूसरा जो प्रभाव देखने को मिलता है धर्म का भारतीय राजनीति में, वो है धर्म आधारित राजनीतिक दलों का गठन। ठीक है, धर्म आधारित राजनीतिक दलों का गठन। धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है। भारत में कई ऐसे दल बने हैं जिसकी विचारधारा किसी विशेष धर्म के संरक्षण या हितों पर केंद्रित है। कई सारे ऐसे दल बने हैं जिसका जो विचारधारा है वो विशेष धर्म का संरक्षण या फिर हित पर केंद्रित है। ऐसे दल धार्मिक भावनाओं के आधार पर समर्थन जुटाते हैं और चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ऐसे जो दल हैं वो क्या करते हैं, तो धार्मिक भावनाओं के आधार पर समर्थन जुटाते हैं, जिस धर्म के बारे में उन्होंने प्रचार प्रसार किया कि ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ठीक है, और उनसे चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, चुनाव में उनसे वोट लेने का वो लोग काम करते हैं। तो इस तरह से धर्म का प्रभाव भारतीय राजनीति में देखने को मिलता है। तीसरा जो प्रभाव इसका देखने को मिलेगा भारतीय राजनीति में, वो है धार्मिक मुद्दों का चुनावी उपयोग। धार्मिक मुद्दों का चुनावी उपयोग, जब चुनाव का टाइम आएगा तो धार्मिक मुद्दों को उठाया जाएगा कि मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, मस्जिद तोड़ दिया, ये वो बहुत तरह का बात होता है। तो चुनाव के दौरान मंदिर, मस्जिद, धर्मस्थल, धार्मिक पंथ आदि मुद्दे अक्सर चर्चा में आ जाते हैं। राजनीतिक दल इन मुद्दों को जनता की भावनाओं को प्रभावित करने के लिए प्रयोग करते हैं। जो राजनीतिक दल है वो इन मुद्दों का प्रयोग किस लिए करते हैं, ताकि जनता की भावनाओं को प्रभावित किया जा सके, जनता की भावनाओं को अपनी ओर मोड़ा जा सके, जिससे चुनावी माहौल ध्रुवीकृत हो जाता है। ध्रुवीकृत मतलब क्या होता है, तो अलग हो जाता है। आगे देखेंगे चौथा जो प्रभाव देखने को मिलता है धर्म का, वो है अल्पसंख्यक राजनीति का प्रभाव। अल्पसंख्यक राजनीति का प्रभाव, भारत में अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है, जहां पर संख्या कम संख्या वाले। ठीक है, भारत में मुसलमान, ईसाई, सिख आदि अल्पसंख्यक समुदाय अपने हितों की सुरक्षा और प्रतिनिधित्व पर काफी ध्यान देते हैं। पार्टियां भी उन्हें अपने पक्ष में रखने के लिए आश्वासन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बातें करती हैं और उनको आश्वासन देने के लिए लगातार कुछ योजनाएं, सुरक्षा संबंधी आश्वासन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बातें करते रहते हैं, ताकि इनका भरोसा जीता जा सके, जो अल्पसंख्यक है उनका भरोसा जीता जा सके। पांचवा जिसका प्रभाव देखने को मिलता है वो है धार्मिक ध्रुवीकरण। कई बार चुनाव में धार्मिक आधार पर समाज को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश होती है। कई बार जो चुनाव है उसमें धार्मिक आधार पर समाज को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश किया जाता है। मतलब ध्रुवीकरण का मतलब होता है बांटना, ठीक है, दो हिस्सों में बांट देना। इससे मतदान का पैटर्न बदल जाता है और चुनाव भावनाओं तथा भय के माहौल में प्रभावित होने लगता है। और जो चुनाव है वो भावनाओं तथा भय के माहौल में प्रभावित होने लगता है कि अगर इस समुदाय के लोग को हम वोट नहीं देंगे, अगर इस आदमी को हम वोट नहीं देंगे तो हमारा समुदाय को ये नहीं देखेगा, तो डर का माहौल बन जाता है। और कई बार भावना बन जाता है कि इसको देंगे तो हम लोग को रक्षा करेगा, ठीक है, देखेगा, सही हमारे धर्म की बात करेगा, धर्म के लिए चीजें काम करेगा, ठीक है। तो सामाजिक ध्रुवीकरण देखने को मिलता है। इसलिए कहा जा रहा है कि इससे मतदान का पैटर्न बदल जाता है और चुनाव भावनाओं तथा भय के माहौल में प्रभावित होने लगता है। भावनाओं और भय के माहौल में प्रभावित होने लगता है। छठा जो प्रभाव इसका देखने को मिलता है वो सांप्रदायिक दंगों का राजनीतिक प्रभाव। सांप्रदायिक दंगों का राजनीतिक प्रभाव देखने को मिलता है। यदि कहीं दंगा या सांप्रदायिक तनाव होता है तो उसका सीधा असर राजनीति पर ही पड़ता है। पार्टियां इस घटना को अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करती हैं और इससे लोगों का समर्थन या विरोध तेजी से प्रभावित होता है। और इससे जो लोग हैं उनका समर्थन या फिर विरोध तेजी से प्रभावित होता है। कोई भी सांप्रदायिक दंगा होगा तो कहेंगे कि इस जाति के लोगों ने ये किया, तो इससे भी क्या होता है, तो लोगों का समर्थन जो विरोध या फिर समर्थन में प्रभावित होता है। कोई समर्थन करेगा तो कोई विरोध करेगा। सातवां जिसका प्रभाव देखने को मिलता है वो है धार्मिक नेताओं का प्रभाव। कई धार्मिक गुरुओं, मौलानाओं, महंतों या पादरियों की अपने समुदाय में गहरी पकड़ होती है। चुनाव के समय ये नेता अपने अनुयायियों को किसी खास पार्टी का समर्थन करने या ना करने की प्रेरित करते हैं। जो इस तरह के धर्म गुरु होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो क्या करते हैं, चुनाव के समय में किसी विशेष व्यक्ति के लिए, किसी विशेष प्रत्याशी के लिए उनको, अपने अनुयायियों को कहते हैं कि उनको वोट दो या फिर किसी को वोट ना दो, ठीक है, इसके लिए उसको प्रेरित करते हैं, जिससे राजनीति पर धार्मिक नेतृत्व का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर धर्म से थोड़ा सा हटके हम लोग बात करें, अगर हम लोग किसी टीचर के बारे में बात करें, कोई शिक्षक जो है, कोई प्रत्याशी खड़ा होता है उसके प्रचार प्रसार में जाते हैं तो वो कहते हैं कि इनको वोट करना है, ठीक है, तो कई सारे स्टूडेंट उनके समर्थक होते हैं जो उनसे प्रेरित होते हैं और उनको वोट करते हैं। तो इसी तरह से धर्म गुरुओं के साथ भी होता है। अगला इसका प्रभाव देखने को मिलता है धर्म आधारित नीतियां और बहस। धर्म के आधार पर नीति बनती है और बहस होता है। कभी कभी समान नागरिक संहिता, धार्मिक स्वतंत्रता, धर्मांतरण विरोधी कानून जैसे मुद्दे राजनीतिक बहस का विषय बन जाते हैं।
इन भाषणों में धर्म प्रमुख कारक के रूप में सामने आता है। इन भाषणों में क्या है, तो धर्म जो है प्रमुख कारक के रूप में सामने आता है और पार्टियों की नीति तथा चुनावी रणनीति को प्रभावित करता है। पार्टियों की नीतियों को, उसकी रणनीति, उसकी चुनावी रणनीति को प्रभावित करता है। अगर किसी खास धर्म के लिए कोई भी नीति बना दिया जाता है तो दूसरे धर्म के लोग देखेंगे नहीं, चुपचाप तो नहीं रहेंगे, वो भी कहेंगे कि मेरे धर्म के लिए भी नीति बनाओ। आगे इसका एक छोटा सा निष्कर्ष हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। निष्कर्ष को देखना जरूरी है। निष्कर्ष में लिखा है कि भारतीय राजनीति जाति और धर्म दोनों से गहराई से प्रभावित होती है। भारतीय राजनीति जाति हो या फिर धर्म, दोनों से गहराई से प्रभावित होती है। जातीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व, वोट बैंक और सामाजिक न्याय को प्रभावित करती है, जबकि धर्म चुनावी पहचान, ध्रुवीकरण और नीतिगत फैसलों का आकार देता है। दोनों का सही संतुलन ही लोकतंत्र को मजबूत और समाज को स्थिर बनाए रख सकता है। दोनों का सही संतुलन हो, अगर जो प्रत्याशी है, जो नेता है, सही से दोनों को देखरेख करे, जाति या धर्म सभी को समान माने, तभी जाकर के क्या है, तो समाज स्थिर हो सकता है, नहीं तो नहीं रहेगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है। एक लॉन्ग वीडियो हम बना देंगे 2 से 2.5 घंटे का, जो आपका होने वाला है, उसको आप लोग जरूर से देख के जाइए, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन छूटे ना आपका, और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय लोकतंत्र के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की विवेचना कीजिए। भारतीय लोकतंत्र के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की विवेचना कीजिए। ये जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, इसका मतलब क्या है? जो भारतीय लोकतंत्र है वो ये कहता है कि हम किसी एक विशेष धर्म को नहीं मानते, बल्कि सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। वो किसी भी एक धर्म की तरफ झुका हुआ नहीं होता है, बल्कि सभी धर्म को समान मानता है और सभी के लिए समान चीजें, सभी के साथ समान बर्ताव करता है। इसलिए भारतीय लोकतंत्र को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। और इसी के बारे में आपको बताना है कि भारतीय लोकतंत्र के धर्मनिरपेक्ष के स्वरूपों की विवेचना करना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई इसको मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को हम बार बार बोलते हैं कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, शेयर जरूर करें। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। भूमिका को एक बार देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है कि भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार उसका धर्मनिरपेक्ष चरित्र है। भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो उसका धर्मनिरपेक्ष चरित्र, धर्मनिरपेक्ष जिसको बोलते हैं सेक्युलर। ठीक है, इसका अर्थ यह नहीं कि राज्य धर्म विरोधी है। इसका मतलब यह नहीं कि जो देश है हमारा वो धर्म विरोधी है, मतलब वो धर्म को नहीं मानता, बल्कि इसका मतलब है राज्य सभी धर्मों का समान सम्मान देता है और किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं देता। इसका मतलब यह है कि जो हमारा देश है वो सभी धर्मों को समान सम्मान देता है, मतलब बराबर सम्मान देता है और किसी भी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं देता। भारतीय संविधान ने यह सुनिश्चित किया है कि शासन, कानून, अधिकार और नीतियां किसी धर्म पर आधारित ना हो। जो भारतीय संविधान है उसने ये सुनिश्चित किया है कि जो शासन है, कानून है, अधिकार और नीति है वो किसी भी धर्म पर आधारित ना हो, बल्कि समानता और न्याय पर आधारित हो। इस कारण भारत का लोकतंत्र विविधताओं के बीच भी स्थिर और समावेशी बना हुआ है, स्थिर और समावेशी बना है, ताकि क्योंकि संविधान ने कहा है कि किसी भी लोग की ओर झुका हुआ ना हो, सभी धर्मों का समान सम्मान हो। इसके कारण इतने सारे विविधताओं के बाद भी जो देश है वो स्थिर और समावेशी बना हुआ है। एक छोटा सा हम लोग भूमिका को समझ लिए। आगे हम लोग धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा को देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता वह सिद्धांत है जिसमें राज्य किसी धर्म को अपना धर्म नहीं मानता। धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है उसमें यह कहा जाता है कि जो राज्य है वो किसी भी धर्म को, राज्य का मतलब यहाँ पर देश है। ठीक है, राज्य का मतलब ये नहीं समझिए कि झारखंड, बिहार, ये सब। राज्य पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब होता है देश। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता वह सिद्धांत है जिसमें राज्य किसी धर्म को अपना धर्म नहीं मानता और सभी धर्मों को समान आदर व स्वतंत्रता प्रदान करता है। सभी धर्मों का आदर करता है बराबर, सभी धर्मों को बराबर स्वतंत्रता प्रदान करता है। सरदार पटेल के द्वारा क्या कहा गया इसके बारे में? सरदार पटेल ने कहा, भारत की एकता का आधार किसी एक धर्म में नहीं बल्कि सभी धर्मों के समान सम्मान में है। भारत की एकता का आधार किसमें है? तो सिर्फ किसी एक धर्म को मानना या फिर उसका सम्मान करने में नहीं है, बल्कि सभी धर्म को समान सम्मान करने में है। ठीक है, तो हमने धर्मनिरपेक्षता के मतलब को समझ लिया। आगे हम लोग भारतीय लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को समझेंगे। भारतीय लोकतंत्र का क्या धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला जो इसका स्वरूप है वो है राज्य किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता। राज्य जो है वो किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार ना तो किसी धर्म को अपना राष्ट्र धर्म घोषित करती है और न ही किसी धर्म की मान्यताओं को शासन का आधार बनाती है, मतलब देश अलग बात है और अपनी व्यक्तिगत राय अलग बात है। अगर कोई सरकार में जो है उसका जो मानने का चीज है कि वो किस धर्म को मानेगा वो बात अलग है, लेकिन देश का जब बात आएगा तो वो किसी भी धर्म को देख करके काम नहीं करेगा।
इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी लोगों के साथ, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, सरकारी नीतियां समान रूप से लागू हो और कोई भी धार्मिक समूह अपने धर्म के आधार पर विशेष अधिकार प्राप्त ना कर सके। और कोई भी जो समूह है वो अपने धर्म के आधार पर कोई विशेष प्राप्त ना कर सके, कोई विशेष चीजों को प्राप्त ना कर सके। ठीक है। दूसरा जो इसका स्वरूप है सभी धर्मों को समान सम्मान, सभी धर्मों को समान सम्मान, बराबर सम्मान देना, इज्जत देना। भारतीय राज्य का मूल सिद्धांत है, भारतीय राज्य का मूल सिद्धांत है ठीक है, सर्वधर्म संभव, अर्थात सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलना, अर्थात सभी धर्मों को सम्मान मिलना, बराबर अधिकार मिलना, बराबर सम्मान इज्जत मिलना। इसका मतलब यह है कि सरकार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सभी को समान रूप से स्वीकार करती है। राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय किसी एक धर्म के पक्ष या विरोध में नहीं दिए जाते, ताकि धार्मिक सौहार्द बना रहे, ताकि जो धार्मिक भाईचारा है वो बना रहे। सौहार्द का मतलब भाईचारा होता है। ठीक है। तो इसका दूसरा स्वरूप देखने को मिला। तीसरा जो स्वरूप है वो है नागरिकों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता, नागरिकों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को धार्मिक की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। भारत में हर व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म मानने, उसका प्रचार करने और उसे बदलने का अधिकार है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। इस स्वतंत्रता का उद्देश्य यह है कि किसी नागरिक को धर्म मानने के लिए मजबूर ना किया जाए और हर व्यक्ति अपनी अंतरात्मा के अनुसार धार्मिक जीवन जी सके। जिसको जो पसंद है, जिस धर्म में रहना पसंद है, जिस धर्म को मानना पसंद है, उसका प्रचार प्रसार वो कर सकता है, उस धर्म को मान सकता है। ठीक है। इसके लिए कोई बंधन नहीं है। चौथा जो इसका स्वरूप देखने को मिलता है वो शासन धार्मिक नीतियों पर आधारित नहीं होता। जो शासन है वो धार्मिक नीतियों पर आधारित नहीं होता। शासन सिर्फ शासन होता है, वो किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता। भारत में कानून और शासन की व्यवस्था धार्मिक ग्रंथों या धार्मिक आदेशों पर आधारित नहीं है। भारत में जो कानून है और जो शासन की व्यवस्था है वो धार्मिक ग्रंथों या धार्मिक आदेशों पर आधारित नहीं है। ना ही किसी धार्मिक ग्रंथों को मानता है, ना ही धार्मिक आदेशों को मानता है। सभी नीतियां संविधान, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर आधारित होती है। जो भी नीति बनाई जाती है वो संविधान से आधारित होती है, संसद के द्वारा बनाया जाता है और कानूनों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। इस वजह से राज्य की नीतियां तर्क, समानता और न्याय के सिद्धांतों से संचालित होती है, ना कि किसी धार्मिक आस्था से। और इस प्रकार से जो नीतियां हैं राज्य की वो तर्क पर, समानता और न्याय के सिद्धांतों पर संचालित होता है, ना कि किसी धर्म की आस्था से। पांचवा जो इसका प्रभाव स्वरूप है वो है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक है देश के, उसका सुरक्षा और अधिकारों का संरक्षण ये करता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का एक बड़ा पहलू है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का एक बड़ा पहलू है क्या? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना। संविधान उन्हें अपने धर्म, भाषा और संस्कृति को संरक्षित रखने का विशेष अधिकार देता है। इससे उन्हें यह भरोसा मिलता है कि लोकतंत्र केवल बहुसंख्यकों का शासन नहीं बल्कि सभी का समान शासन है। लोकतंत्र केवल बहुसंख्यकों का शासन नहीं बल्कि सभी का समान शासन है। ऐसा इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई क्षेत्र, जैसे इतना बड़ा एरिया है, वहां पर अगर कोई 10 लोग अल्पसंख्यक है और बाकी सब एक जात का लोग है, तो ऐसा नहीं कि उनको जबरदस्ती इसमें मिला लिया जाए। अगर वो चाहे तो वो नहीं मिल सकता है। ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है उनका सुरक्षा करना, उनके अधिकारों का संरक्षण करना। छठा जो इसका स्वरूप है वो है राजकीय शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं। जो राजकीय शिक्षा संस्थान उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। सरकारी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती। जो सरकारी स्कूल है या फिर जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती। यह प्रावधान इसलिए रखा गया है कि छात्रों की धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित रहे और शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान, विज्ञान और नागरिकता के मूल्यों पर आधारित रहे। हालांकि मदरसा जो होता है उसमें मुस्लिम में कुछ शिक्षाएं दी जाती है इस्लाम धर्म की। ठीक है। तो इस बात के लिए इसमें थोड़ा सा कहा जा सकता है। आगे देखते हैं हम लोग सातवां जो इसका स्वरूप है, धर्म आधारित राजनीतिक भेदभाव की मनाही। धर्म के आधार पर राजनीतिक भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ये एक स्वरूप है भारतीय लोकतंत्र का। आगे देख लेते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। भारत में किसी व्यक्ति को केवल उसके धर्म के आधार पर वोट देने या चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाता। कि भारत में किसी भी व्यक्ति को केवल उसके धर्म के आधार पर वोट देने या फिर चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाएगा। ठीक है। और ना ही उसे धार्मिक पहचान के आधार पर कोई विशेष राजनीतिक लाभ दिया जाता है, और ना ही किसी धार्मिक पहचान के लिए उसको कोई विशेष लाभ भी दिया जाएगा। जो सबको मिल रहा है वो उसको भी मिलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। यह नियम इसलिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व धर्म से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों और योग्यता से तय हो। और ये जो नियम है इसलिए बनाया गया ताकि जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व वो धर्म से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों और योग्यता से तय हो सके। आठवां जो इसका स्वरूप है वो धार्मिक सद्भाव और सामाजिक एकता को बढ़ावा। धार्मिक सद्भाव को बढ़ाता है और सामाजिक एकता को बढ़ाता है। धार्मिक लोकतंत्र का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप लोगों में आपसी सद्भाव बनाए रखने में मदद करता है। ये जो भारतीय लोकतंत्र का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है
और लोगों में आपसी सद्भाव बनाए रखने में मदद करता है। राज्य लगातार यह प्रयास करता है कि धार्मिक विवादों को न्यूनतम किया जाए। जो धार्मिक विवाद है, हिंदू मुस्लिम या फिर कोई भी जो धार्मिक विवाद है उसको न्यूनतम किया जाए और विभिन्न समुदायों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बना रहे। यही कारण है कि भारत विविधताओं के बावजूद लोकतांत्रिक रूप से स्थिर राष्ट्र है। बहुत सारी विविधताएं, कई सारे यहाँ के धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। वही कहा जा रहा है कि भारत जो विविधताओं के बावजूद लोकतांत्रिक रूप से स्थिर राष्ट्र है। यहाँ पे वही बात कहा गया कि धार्मिक सद्भाव और सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है। धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देता है, सामाजिक एकता को ये बढ़ावा देने का काम करता है। नौवां जो इसका स्वरूप है धर्मनिरपेक्षता का, वो है संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द। संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द, ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, सेक्युलर का मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्ष, किसी भी धर्म की ओर झुका हुआ ना। संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। यह शब्द केवल घोषणा नहीं बल्कि राज्य की मूल भावना को दर्शाता है कि देश का शासन किसी धर्म आधारित पहचान पर नहीं चलेगा। देश का जो शासन है वो किसी भी धर्म के आधार पर, उसके पहचान पर नहीं चलेगा। ठीक है, इसीलिए संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल किया गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया। 10वां जो पॉइंट है, 10वां जो इसका स्वरूप है धर्मनिरपेक्षता का, वो है व्यक्तिगत धर्म बनाम सार्वजनिक नीति का अलगाव। व्यक्तिगत धर्म बनाम सार्वजनिक नीति का अलगाव। जो व्यक्तिगत धर्म है वो अलग चीज है, जो सार्वजनिक नीति है वो अलग चीज है। भारत में व्यक्ति पूरी तरह से धार्मिक हो सकता है। भारत में जो व्यक्ति वो पूरी तरह से धार्मिक हो सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, परंतु राज्य की नीतियां धर्म से स्वतंत्र रहती है। जो राज्य की नीति वो धर्म से स्वतंत्र रहती है। हम पहले ही बताया आपको कि जो सरकार है, जिस व्यक्ति का सरकार चल रहा है, हालांकि वो अपने धर्म को मान सकता है, पूजा पाठ वो करेगा, लेकिन जब आप बात आएगा देश का, राज्य का जब बात आएगा तो अपनी वो धर्म को छोड़ करके देश के धर्म को देखेगा। व्यक्तिगत आस्था और सरकारी प्रक्रिया, इस अलगाव से लोकतंत्र आधुनिक और निष्पक्ष रूप से चलता है। जो व्यक्तिगत आस्था है और जो सरकारी प्रक्रिया है कि इस अलगाव से, मतलब दोनों एक अलग अलग बात है, दोनों का अलगाव है, दोनों अलग अलग बात है। पर्सनल बात अलग रहता है, जो हम किस धर्म को मानते हैं वो बात अलग है, और देश के हित में क्या अच्छा होगा वो बात अलग है। वही कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत आस्था और सरकारी प्रक्रिया, इस अलगाव से लोकतंत्र आधुनिक और निष्पक्ष रूप में चलता है। 11 नंबर में जो इसका आप स्वरूप देखेंगे धर्मनिरपेक्षता का, वो है धार्मिक विवादों में राज्य की तटस्थ भूमिका। धार्मिक विवादों में राज्य की तटस्थ भूमिका। जब भी देश में धार्मिक विवाद या तनाव उत्पन्न होता है, राज्य किसी पक्ष का समर्थन नहीं करता। राज्य किसी पक्ष का समर्थन नहीं करता, क्योंकि देश का कोई भी अपना धर्म नहीं होता है। ठीक है, देश का सिर्फ एक ही धर्म है, सभी को समान रूप से देखना। उसकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखने और सभी समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की होती है। यह तटस्थता धर्मनिरपेक्षता को और भी मजबूत बनाती है। ये तटस्थता है वो धर्मनिरपेक्षता को और भी मजबूत बनाता है। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष को देख लेंगे। यहाँ पर जो आपने पॉइंट समझा, 11 पॉइंट यहाँ पर लिखा होता है, आप चाहे तो और इसको बढ़ा के लिख सकते हैं। यहाँ पर जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसको आप और बढ़ा करके लिख सकते हैं। ठीक है, और बढ़ा करके इसको लिख सकते हैं। बस मेन पॉइंट आपको याद रख लेना है। अगर आप चाहे कि हम 4 पेज एग्जाम में लिखना चाहते हैं तो 4 पेज भी लिख सकते हैं। सब मिला के अगर 4 पेज लिखना चाहते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, बस मेन पॉइंट को आपको याद रखना है। ये जो धर्मनिरपेक्षता है इसका क्या स्वरूप रहा है भारतीय लोकतंत्र में। ठीक है, निष्कर्ष को हम लोग समझ लेते हैं। निष्कर्ष में यह कहा जा रहा है कि भारतीय लोकतंत्र का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। यह केवल शासन का सिद्धांत नहीं बल्कि भारत के सामाजिक ढांचे का मूल आधार है। भारतीय राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान देता है, धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है और कानून व नीतियों को धर्म से अलग रखता है। इसी संतुलन ने भारत को एक ऐसा लोकतांत्रिक देश बनाया जहां विविध धर्म, संस्कृति और परंपराएं शांति और समानता के साथ फल फूल रही हैं। तो एक छोटा सा निष्कर्ष का आपको इस तरह से लिख देना है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही डिटेल में समझ में आ गया होगा। बस आपको प्रभाव बताना था, स्वरूप बताना था। ठीक है, बस आपको एक छोटा सा स्वरूप के बारे में बताना था कि जो धर्मनिरपेक्षता है भारतीय लोकतंत्र में उसका स्वरूप कैसा है। चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों को इसको शेयर करें। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस मेजर 7 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझने वाले हैं कि निर्वाचन आयोग से क्या आशय है, इसके संगठन तथा कार्यों का वर्णन करें। निर्वाचन आयोग से क्या आशय है, निर्वाचन आयोग से क्या आशय, आशय का मतलब उम्मीद कह सकते हैं या फिर क्या मतलब है। ठीक है, क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य, एक ही बात है। निर्वाचन आयोग से क्या आशय है, इसके संगठन के बारे में बताना है तथा इसके कार्यों का वर्णन करना है, और इसके कार्यों के बारे में बताना है कि निर्वाचन आयोग का क्या कार्य रहता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन VIVU में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है इस बार आपके यूनिवर्सिटी में पूछा जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग VVI मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन आने वाला है।
चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है आपके एग्जाम में, तो तुरंत इसको शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी तैयार कर सकें। कहा जा रहा है कि निर्वाचन आयोग वह स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो भारत में चुनावों के संचालन और नियंत्रण का काम करता है। ये एक ऐसा स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो भारत में चुनावों के संचालन और नियंत्रण का काम करता है। चुनाव किस तरह से होगा उसका संचालन करता है, उसको नियंत्रण करने का काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी हो। ये जो चुनाव आयोग है इसका काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि सुनिश्चित करना कि चुनाव पूरी तरीके से निष्पक्ष हो, स्वतंत्र और पारदर्शी हो। आयोग न केवल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव की देखरेख करता है, बल्कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पंचायत चुनाव की निगरानी भी करता है। पंचायत चुनाव की निगरानी भी यही करता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसका गठन किया गया है और इसका काम जनता की वास्तविक इच्छा को सुरक्षित रखना और किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव से मुक्त रहकर चुनाव करवाना है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत ये जो चुनाव आयोग है इसका गठन किया गया है और इसका काम जनता की वास्तविक इच्छा को सुरक्षित रखना, जो इसका वास्तविक इच्छा है लोगों का कि किसको वो वोट दे, ठीक है, इन सब बातों को सुरक्षित रखना और किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव से मुक्त रहकर चुनाव करवाना है। किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त रह करके चुनाव करवाने का इसका काम है। आगे हम लोग देखेंगे निर्वाचन आयोग का संगठन, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे किस तरह से ये बना है, संरचना कैसा है इसका। ठीक है, कहा जा रहा है कि भारत में निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 या अधिक निर्वाचित आयुक्त होते हैं। 2 इसमें इसलिए कहा जा रहा है, 2 या अधिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति कितने लोगों को चुनता है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा चुन के इसको बनाया जाता है। तो एक तो मुख्य हो गया, उनके पास शक्ति ज्यादा होता है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसके पास ज्यादा शक्ति होता है, जो 2 और निरीक्षक आयुक्त हैं। आयोग की संख्या राष्ट्रपति के आदेश से तय होती है। जो आयुक्त होते हैं उसकी जो संख्या है वो राष्ट्रपति के आदेश पर तय होता है। इस संरचना का उद्देश्य यह है कि आयोग के निर्णय निष्पक्ष और संतुलित हो। और ये जो संरचना है इसलिए बनाया जाता है ताकि जो आयोग है उसका निर्णय निष्पक्ष और संतुलित हो और किसी एक व्यक्ति की ओर झुकाव ना हो। और ऐसा ना है कि कोई व्यक्ति सिर्फ एक किसी को चीफ बना दिया जाए तो जो निर्णय ले रहा है वही हो जा रहा है। इसलिए संख्या को बढ़ा करके रखा जाता है ताकि निष्पक्ष तरीके से सारा काम हो सके। नियुक्ति, कार्यकाल, ठीक है, नियुक्ति और कार्यकाल, इनका नियुक्ति कैसे होता है, इनका कार्यकाल कितना रहता है उस चीज को आप समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि आयोग के सभी सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जो आयोग के सदस्य होते हैं, चाहे वो मुख्य आयुक्त हो चाहे वो अन्य आयुक्त हो, सभी का चुनाव जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है मतलब प्रधानमंत्री करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति वही करते हैं जो प्रधानमंत्री उनको कहते हैं। सलाह तो उन्हीं से लेंगे ना, तो जो सलाह देगा, जो हम अगर आपका नाम सिफारिश करेंगे तो आप उसका नाम दे दीजिएगा, बात खत्म। और अन्य आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। चाहे वो 6 वर्ष का हो या फिर 65 वर्ष की आयु तक इसका कार्यकाल रहता है। जो पहले पूरा हो, जो भी पहले पूरा हो, चाहे वो 6 वर्ष पहले पूरा हो जाए या फिर 65 वर्ष पूरा हो जाए, जो भी पहले पूरा हो जाए। यह सुनिश्चित करता है कि आयोग के सदस्य अपनी पूर्ण स्वतंत्रता के साथ काम करें और किसी राजनीतिक दबाव से प्रभावित ना हो। ये जो आयोग है यह सुनिश्चित करता है कि आयोग के सदस्य अपनी पूर्ण स्वतंत्रता के साथ काम करें। यह सुनिश्चित करता है कि जो आयोग है वो पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अपना काम करे, किसी राजनीतिक दबाव से प्रभावित ना हो। कोई भी राजनीतिक दबाव अगर पड़ता है तो उनसे को प्रभावित ना हो। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि आयुक्तों का जो कार्यकाल वो 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष होता है, और दोनों में जो पहले पूरा हो जाए, चाहे वो 6 वर्ष पहले पूरा हो जाए या फिर 65 वर्ष पहले पूरा हो जाए। तीसरा जो इसका संगठन है, संरचना है, वो है स्वतंत्रता और सुरक्षा। स्वतंत्रता और सुरक्षा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जज के समान सुरक्षा और संरक्षण प्राप्त है। जैसे जजों को नहीं निकाला जा सकता, ठीक है, जज को आप निकाल नहीं सकते, उसी तरह से जो मुख्य आयुक्त होता है उसको भी निकाला नहीं जा सकता। इसलिए कहा जा रहा है कि मुख्य निर्वाचक आयुक्त को जज के समान सुरक्षा और संरक्षण प्राप्त है। उन्हें किसी अन्य संवैधानिक पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, उन्हें किसी और संवैधानिक पद पर नियुक्त भी नहीं किया जा सकता, और ना ही बिना संसद की अनुमति के हटाया जा सकता है, और ना ही इनको बिना संसद की अनुमति के हटाया भी जा सकता है। इस स्वतंत्रता से आयोग अपने निर्णय स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से ले सकता है, और इसी स्वतंत्रता के कारण आयोग जो है वो अपने निर्णय को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से ले सकता है, क्योंकि आप उसको हटा भी नहीं सकते जब तक उसका टाइम पूरा ना हो। आगे हम लोग देखेंगे निर्वाचन आयोग के कार्यों को, कि निर्वाचन आयोग का क्या कार्य रहता है। संगठन को आपने समझ लिया, उसकी संरचना को आपने समझ लिया कि निर्वाचन आयोग क्या होता है, निर्वाचन आयोग क्या होता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं चुनावों का आयोजन और संचालन। चुनाव का आयोजन और संचालन इसका कार्य है। निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, तो चुनाव का आयोजन करवाना, उसका संचालन करना।
आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य चुनाव का आयोजन करना है। इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव शामिल हैं। सारे चुनाव इसके द्वारा कराए जाते हैं। आयोग यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव समय पर आयोजित हों, सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिले और मतदान प्रक्रिया पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। यह इसका काम है, चुनाव का आयोजन करना, उसको संचालन करना। दूसरा जो इसका कार्य है वो है निर्वाचन नियम और कानून बनाना। निर्वाचन नियम और कानून बनाना, निर्वाचन के लिए एक नियम बनाना, उसके लिए कानून बनाना। निर्वाचन आयोग चुनाव से संबंधित नियम, निर्देश और आदेश जारी करता है। इससे मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव प्रचार की सीमाएं तय करना, मतलब कोई पार्टी कब तक चुनाव प्रचार कर सकता है, चुनाव खर्च की निगरानी करना, चुनाव में आप कितना खर्च कर सकते हैं, इस सब बातों का निगरानी करना और आचार संहिता लागू करना शामिल है। ये सारी बातें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव प्रक्रिया में सभी पक्षों का समान अधिकार और समान अवसर रहे। चुनाव प्रक्रिया में सभी पक्षों का समान अधिकार रहे और समान अवसर रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो गरीब प्रत्याशी खड़ा हुआ है, जिसके पास कम पैसा है लेकिन लोगों का सपोर्ट है, लेकिन जो अमीर प्रत्याशी खड़ा है जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, सपोर्ट थोड़ा सा कम भी रहे तो चलेगा, तो वो क्या करेगा, जो अमीर प्रत्याशी वो पैसा देकर के वोट खरीद सकता है। इसीलिए ये भी देखता है कि कितना खर्च करे, चुनाव की खर्च का भी ये निगरानी करने का काम करता है। तीसरा जो एक इसका कार्य है चुनाव आयोग का वो है राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों का पंजीकरण। राजनीतिक दलों का पंजीकरण, उम्मीदवारों का पंजीकरण। आयोग राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को पंजीकृत करता है ताकि वे कानूनी रूप से चुनाव लड़ सके। यह पंजीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सभी दल और उम्मीदवार नियमों का पालन करें और कोई भी अनुचित लाभ ना उठाए। इससे चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहती है। तो जो राजनीतिक दल होते हैं उसका भी पंजीकरण होता है, जो उम्मीदवार होते हैं उसका भी पंजीकरण किया जाता है। ये सब काम किसका, चुनाव आयोग का। चौथा जो इसका चुनाव आयोग का काम है वो है मतदाता सूची का निर्माण और सुधार। मतदाता सूची का ये निर्माण करता है और जो भी त्रुटि उसको सुधार। निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करता है और इसे नियमित रूप से अपडेट भी करता है। कौन मर गया है, कौन अब वोट नहीं दे सकता, ठीक है, या फिर कौन 18 साल के बाद हो गया है, इस सब बातों का कौन अपडेट करता है, तो यही करता है चुनाव आयोग ही अपडेट करता है सभी बातों का। इसका उद्देश्य यह है कि सभी योग्य नागरिक वोट डाल सके और कोई भी नागरिक सूची से बाहर ना रह जाए। यह प्रक्रिया चुनावों की निष्पक्षता और विश्वास को मजबूत करती है। तो ये सब क्या है, सब उसके कार्य हैं। ठीक है, जो भी चुनाव आयोग है उसका कार्य है चुनाव आचार संहिता लागू करना। चुनाव आचार संहिता लागू करना, जब चुनाव होता है तब आचार संहिता लागू करना, यह भी इसका काम है चुनाव आयोग का। चुनाव आचार संहिता सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए नियम निर्धारित करती है, सभी के लिए नियम निर्धारित करती है। आयोग यह सुनिश्चित करता है कि प्रचार सामग्री में झूठ, भ्रामक जानकारी या अनुचित प्रभाव ना हो। इससे चुनाव की नैतिकता और निष्पक्षता बनी रहती है। चुनाव आचार संहिता के समय ये सब चीजें लागू की जाती है ताकि जो जनता है वो सही चीजों को चुन सके। छठा जो इसका कार्य है वो है मतगणना और परिणाम घोषित करना। मतगणना और परिणाम घोषित करना। निर्वाचन आयोग मतगणना की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करता है। जब तक वोटिंग का पूरा गिनती न हो जाए तब तक इसका निगरानी करता है। यह सुनिश्चित करता है कि मतगणना सही, पारदर्शी और समय पर पूरी हो, परिणाम पूरी तरह से सत्यापित हो। इससे जनता का चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा बना रहता है। सातवां इसका कार्य है वो है विवाद निवारण, विवादों को निवारण करना। निर्वाचन आयोग चुनाव संबंधी शिकायतों का निपटारा करता है। इसमें मतदान में धोखाधड़ी, चुनावी नियमों के उल्लंघन या दलों उम्मीदवारों की शिकायतें शामिल होती हैं। आयोग यह सुनिश्चित करता है कि सभी विवाद न्याय संगत रूप से और समय पर हल हो। ये विवाद का निवारण करने का भी काम करता है, चाहे किसी भी तरह का विवाद हो। सातवां जो इसका कार्य है वो है चुनाव सुधार और जन जागरूकता अभियान। चुनाव सुधार और जन जागरूकता अभियान। आयोग समय समय पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाता है। इसका उद्देश्य जनता को उनके मताधिकार और चुनाव प्रक्रिया के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। और इस क्या कहा गया कि इसका उद्देश्य जनता को उनके मताधिकार और चुनाव प्रक्रिया के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। साथ ही आयोग चुनाव सुधारों का सुझाव देता है। साथ में जो आयोग है वो चुनाव सुधारों का सुझाव भी देता है और यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव प्रणाली और अधिक निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी बने। ठीक है, तो इस तरह से चुनाव आयोग का काम रहता है। उम्मीद करते हैं सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। जो भी यहाँ पर लिखा हुआ था बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ था। क्वेश्चन आपका ये था, चुनाव आयोग से क्या आशय है, इसके संगठन और कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, तो इसके संगठन और कार्यों के बारे में आपको बताना था। एक छोटा सा निष्कर्ष को हम लोग समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि निर्वाचन आयोग भारतीय लोकतंत्र की रक्षक संस्था है। भारतीय लोकतंत्र की रक्षक संस्था है। इसकी स्वतंत्रता, संगठन और विस्तृत कार्य लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। आयोग चुनावों की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, जिससे जनता की वास्तविक इच्छा का सम्मान होता है और लोकतंत्र सुचारू रूप से कार्य करता है। जो निर्वाचन आयोग है या फिर जो चुनाव आयोग है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू निभाता है भारत के लोकतंत्र के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जरूर से जरूर इसको पूरा देखिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मैटर पर। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस मेजर 7 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में दल व्यवस्था की दुर्बलताओं पर प्रकाश डालिए। ये जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है उसमें दल व्यवस्था की क्या दुर्बलताएं हैं, इसके बारे में आपको बताना है। दल का मतलब क्या होता है? एक क्षेत्र में जो देखते हैं कि छोटा छोटा दल होता है, जो छोटा छोटा पार्टी होता है, उसी को दल व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। तो उसकी क्या दुर्बलताएं रही, उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन का आधार है। जो भारतीय लोकतंत्र है उसमें राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन का आधार है। ये जनता की आवाज को संसद, विधानसभा और सरकार तक पहुंचाते हैं। जो छोटे छोटे दल होते हैं वो लोगों की बातों को विधानसभा तक, संसद तक पहुंचाने का काम करते हैं। फिर भी भारतीय दल व्यवस्था में कुछ दुर्बलताएं हैं। फिर भी जो भारतीय दल व्यवस्था उसमें कुछ न कुछ दुर्बलताएं जो लोकतंत्र की स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इन दुर्बलताओं को समझना महत्वपूर्ण है ताकि लोकतांत्रिक सुधार और मजबूत शासन सुनिश्चित किया जा सके। ताकि जो लोकतांत्रिक सुधार है और मजबूत शासन उसको सुनिश्चित किया जा सके, तो उन्हीं दुर्बलताओं को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। कहा जा रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में दल व्यवस्था की मुख्य दुर्बलताएं। दल व्यवस्था की क्या दुर्बलताएं रही है, क्या कमजोरी रही है? दुर्बलता का मतलब क्या है? कमजोरी, ठीक है। पहला जो इसका कमजोरी है दलों का व्यक्तिगत नेतृत्व पर निर्भर होना। दलों का व्यक्तिगत नेतृत्व पर निर्भर होना मतलब कोई एक व्यक्ति पर निर्भर रहता है। अधिकांश भारतीय राजनीतिक दल किसी प्रमुख नेता या परिवार पर निर्भर होते हैं। जो एक व्यक्ति उसी पर पूरा पार्टी निर्भर करता है। यह निर्भरता पार्टी के संगठन और निर्णय प्रक्रिया को कमजोर करती है। यदि नेता असफल या विवादों में फंस जाए तो पूरा दल राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाता है। जैसे कोई भी पार्टी है तो अगर एक ही चेहरा अगर उसमें प्रचलित है, एक ही चेहरा सबसे ज्यादा मायने रखता है, तो इससे क्या, अगर वो चेहरा खराब हो गया, खराब होने का मतलब क्या, अगर उनका छवि खराब हो गया तो पूरा दल, वो जो पूरा पार्टी वो पूरा नष्ट हो जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर 4-5 लोग होते, 10-20 लोग होते, तो अगर एक कोई खराब भी हो जाता तभी कम से कम 19 तो बचता सही, जिसके कारण लोग उसको वोट देते। लेकिन अगर एक व्यक्ति रहेगा जिसका छवि खराब हो गया तो वो पार्टी पूरा तरीके से खत्म हो गया। इसी बात को कहा जा रहा है दलों का व्यक्तिगत नेतृत्व पर निर्भर होना। दलों का व्यक्तिगत नेतृत्व पर निर्भर होना। अधिकांश भारतीय राजनीतिक दल किसी प्रमुख नेता या परिवार पर निर्भर होते हैं। अधिकांश जो भारतीय दल है वो किसी प्रमुख नेता या फिर परिवार पर निर्भर होते हैं। यह दुर्बलता पार्टी के संगठन और निर्णय प्रक्रिया को कमजोर करती है। यदि नेता असफल या फिर विवादों में फंस जाए तो पूरा राजनीतिक दल जो है राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाता है। तो इसका एक पहला कमजोरी देखने को मिला। दूसरा जो इसका कमजोरी है विचारधारा की अस्पष्टता। विचारधारा की अस्पष्टता, ठीक है। कई दलों की स्पष्ट विचारधारा नहीं होती। उसकी विचारधारा क्या है यही पता नहीं होता कई दल के। तो चुनाव के समय घोषणा पत्र में वास्तविक राजनीति में दल अक्सर अवसरवाद और सत्ता के लिए किसी भी नीति का समर्थन कर देते हैं, ठीक है, कर लेते हैं, किसी भी नीति का समर्थन कर लेते हैं। घोषणा कुछ और किया और नीति कुछ और कर ली। मतलब एक होता है कि एक विचार होता है कि हम इसी विचार पर चलेंगे, समाज को ये देने के लिए चलेंगे, तो उस तरह से कोई विचार पक्का नहीं होता, बल्कि जो नीति आया चुनाव के टाइम में वही उसी के साथ चल दिए। इसका जनता के विश्वास में कमी आती है। इससे क्या, तो जनता में विश्वास में कमी आता है और लोकतंत्र का उद्देश्य प्रभावित होता है, और लोकतंत्र का जो उद्देश्य वो भी प्रभावित होता है। तो ये इसका एक कमजोरी देखने को मिलता है। तीसरा जो इसका कमजोरी है अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार। अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार। कई दलों में सदस्य और नेता पार्टी की नीति का पालन नहीं करते। जो पार्टी का नीति होता है उसका पालन नहीं करते। सत्ता पाने या बनाए रखने के लिए भ्रष्टाचार और गुटबाजी बढ़ जाती है। सत्ता को पाने के लिए या फिर उसको बनाए रखने के लिए भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, गुटबाजी बढ़ जाता है। यह स्थिति राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर बनाती है। और ये जो स्थिति है गुटबाजी का, भ्रष्टाचार का, ये राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर बना देती है और प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शिता को प्रभावित करती है। जो प्रशासनिक निर्णय होते हैं उसकी पारदर्शिता को ये प्रभावित करता है। चौथा जिसका कमजोरी है दलों के बीच विभाजन। दलों के बीच अति विभाजन में क्षेत्रीय और जातिगत दलों की संख्या बहुत अधिक है। भारत में क्षेत्रीय दल, जातिगत दल बहुत ही ज्यादा है। इससे सरकार बनाने में कठिनाई होती है और गठबंधन सरकारें अक्सर अस्थिर रहती हैं। और गठबंधन सरकार जो हमेशा अस्थिर रहता है, मतलब कभी भी टूट सकता है। राजनीतिक स्थिरता के अभाव में नीति निर्माण प्रभावित होता है और विकास योजनाओं पर भी असर पड़ता है। क्या कहा जा रहा है कि भारत में जो क्षेत्रीय और जातिगत दल है वो उसकी संख्या बहुत ही ज्यादा है। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दल है, अलग अलग जात के हिसाब से अलग अलग दल बनाया गया, ठीक है। इससे क्या है, तो सरकार बनाने में कठिनाई होती है, क्योंकि अलग अलग दल ही अगर इतना ज्यादा रहेगा तो सरकार बनाने में कठिनाई होगा, अलग अलग सबके मुद्दे रहेंगे। और गठबंधन सरकारें अक्सर अस्थिर रहती है, और जो गठबंधन बना करके सरकार बनाया भी गया तो भी अस्थिर रहेगा, कभी भी टूट सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कहा जा रहा है।
पांचवा जो इसका कमजोरी देखने को मिलता है वो है चुनावी रणनीति में नैतिकता की कमी। चुनावी रणनीति में नैतिकता की कमी। कई दल चुनाव जीतने के लिए जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। जो मतदाता होते हैं उसको जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर प्रभावित करने का कोशिश करते हैं। बहुत सारे दल ऐसा करते हैं। ठीक है, इस रणनीति से लोकतंत्र का नैतिक आधार कमजोर होता है और जनता का विश्वास घटता है। और इसके कारण क्या है, तो नैतिक आधार, जो भी लोकतंत्र का नैतिक आधार है वो कमजोर होता है और जनता का विश्वास घटता जाता है। छठा जो इसका कमजोरी है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। कई दलों में निर्णय लेने की प्रक्रिया केवल शीर्ष नेतृत्व तक सीमित रहती है। जो निर्णय लेने का प्रक्रिया वो सिर्फ शीर्ष नेतृत्व तक ही सीमित रहता है। जो ऊपर के लोग हैं सिर्फ वही लोग निर्णय ले सकते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं और सामान्य सदस्यों की भागीदारी बहुत कम होती है। इससे दल भीतर से कमजोर होता है और लोकतंत्र की मूल भावना, जनता की भागीदारी, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक कमी देखने को मिलता है। सातों जो कमी देखने को मिलता है वो है सत्ता और लाभ के लिए गठबंधन। सत्ता और लाभ के लिए गठबंधन कर लेते हैं। जो दल व्यवस्था है भारत के, वो लोग गठबंधन कर लेते हैं। दल कभी कभी केवल सत्ता पाने के लिए अन्य दलों के साथ गठबंधन कर लेते हैं। कोई भी मिला, हमको सत्ता हासिल करना है तो किसी भी के साथ भी गठबंधन कर लिया गया, बिना किसी साझा विचारधारा के। बिना किसी साझा विचारधारा के, मेरा विचारधारा क्या है, उसका विचारधारा क्या है, दोनों पार्टी का विचारधारा अलग भी है, तब भी सिर्फ सरकार बनाने के लिए लोग गठबंधन कर लेते हैं। यह अवसरवादी गठबंधन राजनीतिक स्थिरता और नीति स्थायित्व को प्रभावित करता है। क्या कहा जा रहा है कि ये जो अवसरवादी गठबंधन है, मतलब सिर्फ उस अवसर के फायदे के लिए जो राजनीतिक गठबंधन किया गया, वो राजनीतिक स्थिरता और नीति स्थायित्व को प्रभावित करने का काम करता है। तो ये भी इसका एक कमजोरी है। आठवां जो इसका कमजोरी है वो है राजनीतिक दलों का आर्थिक निर्भरता। राजनीतिक दलों का आर्थिक निर्भरता। कई दल बड़ी आर्थिक ताकतों और कंपनियों पर निर्भर होते हैं। जो उनको पैसा देता है तो उसी के कारण वो जो है उस पर निर्भर रहता है। जो चुनाव में वित्तीय मदद करते हैं, जो उनको चुनाव में वित्तीय मदद करते हैं दलों को, इससे दलों की निर्णय प्रक्रिया प्रभावित होती है और वे जनता के हित की बजाय बाहरी दबावों के अधीन हो जाते हैं। जिसका आप पैसा लेंगे चुनाव के टाइम में, अगर उसका आप बात नहीं सुनेंगे तो अगली बार चुनाव के समय आपका पैसा नहीं देगा। ठीक है, कोई भी कंपनी आपके दल को पैसा नहीं देगा। इसीलिए कहा जा रहा है राजनीतिक दलों का आर्थिक निर्भरता। लोग जब चुनाव के पैसा लेते हैं, कंपनियों से पैसा लेते हैं, जो गुंडा लोग होते हैं उससे पैसा लेता है, तभी तो 2 नंबर काम आराम से चलता है। नवा नंबर जो उसकी कमजोरी हुई जन सामान्य के प्रति जवाबदेही का अभाव। जन सामान्य के प्रति जवाबदेही का अभाव। जो सामान्य लोग हैं उसके प्रति कोई भी जवाबदेही नहीं होता है। कई दल जनता के प्रति पूरी जवाबदेही नहीं निभाते। सत्ता मिलने के बाद चुनावी वादों को पूरा नहीं करना आम बात है, जिससे जनता का विश्वास कमजोर होता है और लोकतंत्र की गुणवत्ता घटती है। जिससे जनता का विश्वास कमजोर होता है, एक बार आपको वोट दे देगा लेकिन बार बार नहीं देगा। ठीक है, 10वां नंबर जो इसमें कमजोरी है दल व्यवस्था का वो है राजनीतिक दलों में पारदर्शिता की कमी। राजनीतिक दलों में पारदर्शिता नहीं है। कई दलों में वित्तीय लेन देन और निर्णय प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी नहीं होती। कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, मतलब वित्तीय लेन देन जितना है या फिर जो निर्णय प्रक्रिया वो पूरी तरह से पारदर्शी नहीं होता। पार्टी में धन और सत्ता के स्रोत का गुप्त रहना लोकतंत्र में अविश्वास पैदा करता है। अविश्वास पैदा करता है। पार्टी में धन कहाँ से आ रहा है, कितना खर्च किया जा रहा है, सत्ता के स्रोत के बारे में कि सत्ता कहाँ से चल रहा है, इसका स्रोत क्या है, ये सब जब गुप्त रहता है तो लोकतंत्र में अविश्वास पैदा होता है। 11 नंबर जो इसका कमी है वो है अनुचित सत्ता के लिए गुटबाजी। अनुचित सत्ता के लिए गुटबाजी किया जाता है। दल भीतर गुटबाजी और संघर्ष के कारण अक्सर अपनी ताकत खो देते हैं। जो दल भीतर गुटबाजी है और संघर्ष के कारण अक्सर अपनी ताकत जो खो देते हैं, आंतरिक कलह से पार्टी के निर्णय धीमे या गलत हो जाते हैं और शासन व्यवस्था प्रभावित होता है। जो आंतरिक कलह है, मतलब जो पार्टी के अंदर अंदर ही लोग लड़ते रहते हैं, उससे क्या होता है तो निर्णय भी धीमा हो जाता है और गलत फैसले भी लिए जाते हैं और यह शासन व्यवस्था को प्रभावित कर देता है। 12वां जो इसका कमी है वो है छोटे दलों और क्षेत्रीय दलों का अत्यधिक दबाव। छोटे दलों और क्षेत्रीय दलों का अत्यधिक दबाव होता है। बहुत से छोटे और क्षेत्रीय दल गठबंधन सरकारों में अपनी राजनीतिक मजबूरी का फायदा उठाते हैं। इसका असर यह होता है कि नीति निर्माण केवल इन दलों के हितों के अनुसार होने लगता है, जिससे व्यापक जनहित प्रभावित होता है। जो भी व्यापक जनहित प्रभावित होता है। आगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में इसका 13 नंबर कमी को देख लेते हैं। लिखा है चुनाव में अवसरवाद का प्रभाव। चुनाव में अवसरवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। कई दल केवल चुनाव जीतने के लिए नीतियां बदल देते हैं। कभी कभी वे विरोधियों के खिलाफ बयानबाजी या धार्मिक जातिगत मुद्दों का इस्तेमाल करते हैं। इससे लोकतंत्र की नैतिकता प्रभावित होती है। तो चुनाव में अवसरवाद का फायदा, जिस तरह का अवसर है उसी तरह का भाषणबाजी कर दो, उसी तरह का नीतियों के बारे में कह दो, तो वही कहा जा रहा है चुनाव में अवसरवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। इसी कारण जो दल व्यवस्था है भारत का,
जो भारत का राजनीतिक व्यवस्था में दल व्यवस्था उसकी कुछ कमजोरियां रही हैं। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष में ये लिखा है कि भारतीय राजनीतिक दल लोकतंत्र की रीढ़ है, लेकिन इनमें कई दुर्बलताएं, नेतृत्व पर निर्भरता, विचारधारा की अस्पष्टता, भ्रष्टाचार, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव और अवसरवादी गठबंधन। इन दुर्बलताओं के बावजूद सुधार की दिशा में कदम उठाने से दल व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है, जिसमें लोकतंत्र अधिक स्थिर, पारदर्शी और जनता उन्मुख बने। इसके लिए कहा जा रहा है कि सुधार करने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया। सारा पॉइंट बस आपको याद रख लेना है। लिखना कैसे लिखा आपको बताया, बस उस चीज को आप समझ लिए होंगे तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस मेजर 7 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय राजनीति में भाषावाद के प्रभाव का वर्णन कीजिए। भारतीय राजनीति में भाषावाद का क्या प्रभाव, उसके बारे में आपको बताना है। भाषावाद का मतलब क्या है कि भाषा किस तरह से भारतीय राजनीति को प्रभावित करता है, उसके बारे में आपको बताना है। कई क्षेत्रों में देखिएगा, पूरे देश में आप देखें तो 22 संवैधानिक तौर पर जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, लेकिन कई सारे भाषाएं 22 को तो सिर्फ मान्यता प्राप्त है, बल्कि भाषाएं तो कई सारी हैं और बोलियां लगभग 544 भारत में बोली जाती हैं। तो उसके आधार पर किस तरह से यह भारतीय राजनीति को प्रभावित करता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो बिना देर के इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग समझना शुरू करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है। ठीक है, इसको शेयर करना है। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि भारत बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश है। भारत जो एक बहुभाषी मतलब यहाँ पर कई तरह के भाषा बोले जाते हैं, वो सांस्कृतिक देश है। संस्कृति भी यहाँ पर विविध है। यहाँ कई क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती है और हर क्षेत्र की अपनी सांस्कृतिक पहचान है, और हर क्षेत्र की अलग सांस्कृतिक पहचान है। हर क्षेत्र का एक अलग भाषा है। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि यह लोगों की सामाजिक और राजनीतिक पहचान का भी आधार है। भाषा सिर्फ ऐसा नहीं कि संवाद का माध्यम मतलब बोलचाल का माध्यम हो, बल्कि यह लोगों की सामाजिक और राजनीतिक पहचान का भी आधार है। भाषा से ही राजनीतिक पहचान है, सामाजिक पहचान है। भारतीय राजनीति में भाषावाद का प्रभाव गहरा है और यह विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक निर्णय, नीतियां, चुनावी रणनीतियों और समाज में संतुलन को प्रभावित करता है। इन सब बातों को यह प्रभावित करता है, चाहे वो निर्णय हो, नीति हो, चुनाव रणनीति हो या फिर समाज के संतुलन, सभी चीजों को यह प्रभावित करता है। आगे हम लोग सभी पॉइंटों को यहाँ पर समझेंगे कि जो भारतीय राजनीति है उसमें भाषावाद किस प्रकार से प्रभाव अपना दिखाता है, डालता है। लिखा है भारतीय राजनीति में भाषावाद के मुख्य प्रभाव। पहला जो इसका प्रभाव है वो है राज्य पुनर्गठन और भाषाई आधार। राज्य का गठन भाषा के आधार पर ही किया गया था। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया। 1956 में राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर ही किया गया था। जहां पर जिस तरह का भाषा बोला जाता था उसको उसी आधार पर रखा गया है। इसका उद्देश्य प्रशासन और शिक्षा में स्थानीय भाषा का प्राथमिक उपयोग सुनिश्चित करना था। और इसका जो उद्देश्य था इस तरह से बांटने का, वो था प्रशासन और शिक्षा में स्थानीय भाषा का उपयोग सुनिश्चित करना, प्राथमिक उपयोग सुनिश्चित करना था। ठीक है, भाषावाद ने यह स्पष्ट किया कि जनता की राजनीतिक पहचान और उनकी सांस्कृतिक भावना राज्य निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। राज्य के निर्माण में वहां की संस्कृति और भाषा का पहचान बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इससे राज्यों की सीमाएं भाषाई पहचान के अनुरूप तय हुई और क्षेत्रीय राजनीति मजबूत हुई। इससे जो राज्यों का सीमा है वो भाषा के पहचान के अनुरूप पर तय किया गया और क्षेत्रीय राजनीति मजबूत हुई। और क्षेत्रीय राजनीति मजबूत हुई मतलब जिस तरह की भाषा जहां पर बोला जाता था उसको एक अलग राज्य बना दिया गया, उतने सारे लोगों को एक अलग राज्य में रखा गया, दिया गया। क्षेत्रीय पहचान और राजनीतिक दबाव। जो भाषावाद का प्रभाव देखने को मिलता है भारतीय राजनीति में वो है क्षेत्रीय पहचान और राजनीतिक दबाव। क्षेत्र का पहचान भाषा से किया जाता है और राजनीतिक दबाव भी ये बनता है। भाषा लोगों की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान होती है। राजनीतिक दल भाषाई भावनाओं का इस्तेमाल करके जनता का समर्थन जुटाते हैं। जो राजनीतिक दल है वो भाषा का इस्तेमाल करके जो जनता है उसका समर्थन जुटाने का काम करते हैं। जिस तरह का भाषा होता है आप देखेंगे उस क्षेत्र का वहीं पर उस तरह का प्रत्याशी को भी खड़ा किया जाता है। दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी आंदोलन ने दिखाया कि भाषा केवल सांस्कृतिक नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी बन सकती है। जो दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी आंदोलन किया गया था कि हिंदी लागू ना हो, इसके लिए कहा जा रहा है कि केवल सांस्कृतिक नहीं, ये जो भाषा है केवल सांस्कृतिक नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है। भाषा केवल सांस्कृतिक मुद्दा नहीं है बल्कि ये राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है। जीतने के लिए लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। इस दबाव के कारण केंद्र और राज्य सरकारें अक्सर भाषा संबंधी नीतियों में बदलाव करने के लिए मजबूर होती हैं। और इस दबाव के कारण जो केंद्र सरकार या फिर जो राज्य सरकारें हैं अक्सर भाषा संबंधी नीतियों में बदलाव करने के लिए मजबूर होते हैं। तीसरा जो प्रभाव देखने को मिलता है वो शिक्षा और रोजगार में भाषाई मुद्दे। शिक्षा और रोजगार में भाषाई मुद्दे। कई राज्यों में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक प्रवेश में स्थानीय भाषा को प्राथमिकता दी जाती है। जो स्थानीय भाषा है उसको प्राथमिकता दी जाती है।
इससे राजनीतिक दल इस मुद्दे को चुनावी रणनीति में शामिल करते हैं। इससे जो राजनीतिक दल है वो इस मुद्दे को चुनावी रणनीति में शामिल करते हैं कि देखो उस राज्य में क्या हो रहा है, हमारे राज्यों के लड़कों को वहां पर काम नहीं मिल रहा है, हमारे लोगों को वहां पर काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसके भाषा को वो लोग नहीं जानते हैं। तो इस तरह से मुद्दे को उसमें शामिल किया जाता है। भाषाई असंतोष को देखते हुए सरकारें विशेष नीति अपनाती हैं ताकि स्थानीय लोगों को लाभ मिले और सामाजिक संतुलन बना रहे। और क्या कहा जा रहा है कि भाषाई असंतोष को देखते हुए सरकारें विशेष नीतियां अपनाती हैं ताकि जो स्थानीय लोग उसको लाभ मिल सके और समाज में संतुलन बना रहे। चौथा जो इसका प्रभाव देखने को मिलता है भाषावाद का, वो है चुनावी रणनीति और भाषाई वोट बैंक। चुनावी रणनीति और भाषाई वोट बैंक। भाषाई समूह अक्सर राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण वोट बैंक बन जाते हैं। जो भाषाई समूह है उसी के भाषा के बोलने वाले प्रत्याशियों को वहां पर खड़ा किया जाता है, जिसके कारण लोग उसके भाषा को समझते हैं, उसको अपना मानते और उसी को वोट दे देते हैं। दल चुनाव में क्षेत्रीय भाषा और उसके संरक्षक को प्रमुखता से उठाते हैं। इससे चुनावी रणनीति प्रभावित होती है और राजनीतिक दल भाषाई असंतोष या समर्थन दोनों को चुनावी लाभ उठाते हैं। और राजनीतिक दल भाषाई असंतोष या समर्थन दोनों का चुनावी लाभ उठाते हैं, चाहे वो भाषाई असमर्थन हो या फिर समर्थन हो, दोनों का चुनावी लाभ आराम से उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी राज्य है, जैसे कि यहाँ पर आप मान सकते हैं महाराष्ट्र के बारे में, ठीक है। महाराष्ट्र में कहा गया भाषा के बारे में, मराठी जानता है तो महाराष्ट्र में रहो, नहीं जानता है तो चले जाओ। तो जो महाराष्ट्र के बाहर के लोग हैं, जो बाहर के राजनेता है, वो कहेंगे कि महाराष्ट्र में हमारे साथ गलत हुआ, हमारे लोगों के साथ गलत हुआ, तो ये एक मुद्दा हो गया। और जो महाराष्ट्र के लोग होंगे वो इसी को समर्थन का मुद्दा उठाएंगे कि देखो जो मराठी नहीं जानते उसको हमने निकाला और मराठियों को हमने शरण दिया, मतलब शरण नहीं तो ऐसा कह सकते हैं, उनको अधिकार दिया, उनके संस्कृति को हमने रखा, संरक्षण दिया है। तो दोनों तरह से मुद्दे हो सकते हैं, चाहे वो असंतोष का हो या फिर समर्थन का हो, दोनों तरीके से मुद्दे को उठाया जा सकता है। पांचवा जो पॉइंट लिखा है वो है भाषाई आंदोलन और असंतोष। भाषाई आंदोलन और असंतोष। इतिहास में कई भाषाई आंदोलन हुए हैं, जैसे कि तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषियों के आंदोलन और हिंदी विरोधी आंदोलन, ठीक है। तो कई सारे इतिहास के आंदोलन देखे जा सकते हैं। इन आंदोलनों का राजनीतिक असर यह होता है कि सरकारें भाषाई मुद्दे पर नीति बदलने के लिए मजबूर होती हैं। सरकार क्या है, तो भाषाई मुद्दों पर नीति बदलने के लिए मजबूर होते हैं। जो भी भाषा के लिए नीति लाया जाता है उसको फिर से बदलने के लिए मजबूर होते हैं जब आंदोलन किया जाता है। कभी कभी आंदोलन हिंसक भी हो जाते हैं, जिससे प्रशासनिक चुनौती बढ़ती है और राज्य की राजनीतिक अस्थिरता होती है। राज्य की जो राजनीति है वो अस्थिर होती है। छठा जो इसका प्रभाव देखने को मिलता है भाषावाद का, वो है राष्ट्रीय एकता पर असर। इससे राष्ट्रीय एकता पर भी असर पड़ता है। भाषावाद राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बन सकता है। यदि किसी भाषा को विशेष लाभ दिया जाए या किसी भाषा को दबाया जाए तो राज्यों के बीच तनाव पैदा हो सकता है। इससे केंद्र और राज्यों के बीच राजनीतिक विवाद बढ़ता है। इसके बावजूद संवैधानिक उपायों और संतुलित नीतियों से देश में बहुभाषीय संतुलन बनाए रखा गया है। अगर सरकार बोल दे कि ये राष्ट्रीय भाषा है तो ऐसा होगा, जो क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले लोग हैं, जो किसी राज्य का अलग भाषा है, तो वो लोग नहीं मानेंगे। जैसे अब दक्षिण तरफ चले जाएंगे, दक्षिण भारत में, तो वो लोग हिंदी को नहीं मानना चाहते। क्यों? क्योंकि उससे उसकी संस्कृति खराब होती है। वो लोग कहते हैं हमारी संस्कृति, हमारा भाषा जो है वो दब जाएगा। तो राष्ट्रीय एकता पर भी असर पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भाषा का बात है, अगर भाषा पर बात आएगा तो लोग हिंसक हो जाते हैं। सातवां जो पॉइंट लिखा है, सातवां जो प्रभाव है वो है संवैधानिक प्रावधानों में भाषाई संतुलन। संवैधानिक प्रावधानों में भाषाई संतुलन। जो संवैधानिक प्रावधान है उसमें भाषाई संतुलन देखने को मिलता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। यह प्रावधान सभी भाषाओं के सम्मान और संरक्षण का आधार है। राजनीतिक दल और सरकारें इस संतुलन के अनुसार नीतियां बनाते हैं ताकि बहुभाषीय राजनीति में सभी भाषाओं को उचित प्रतिनिधित्व और संरक्षण मिले। तो संवैधानिक प्रावधानों में भाषाई संतुलन भी दिया गया, इतने सारे भाषाएं दी गई हैं। आठवां जो पॉइंट है, आठवां जो इसका प्रभाव देखने को मिलता है मीडिया और भाषाई राजनीति। मीडिया और भाषाई राजनीति, ठीक है। समझते इसमें क्या कहा जा रहा है कि भाषा मीडिया और चुनाव प्रचार का माध्यम भी बन गई है। भाषा जो है मीडिया और चुनाव प्रचार का माध्यम भी बन गया है। जहां पर जिस प्रकार का भाषा बोला जाता है, मीडिया भी लोग उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि लोग अच्छे से समझ पाए, उनके चैनल को देखें, ठीक है। चुनाव प्रचार का भी माध्यम वही है, जिस भाषा से लोग समझते हैं जिस भाषा को, उसी भाषा में लोग चुनाव प्रचार भी करना चाहते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार और प्रचार जनता तक आसानी से पहुंचते हैं। जब क्षेत्रीय भाषा में लोग समाचार को और प्रचार को करते हैं तो वो आसानी से समझ पाते हैं। राजनीतिक दल इसे अपनाकर अपनी विचारधारा और संदेश फैलाते हैं। इससे भाषाई समुदायों में राजनीतिक चेतना बढ़ती है और जनता सक्रिय रूप से मतदान प्रक्रिया में भाग लेती है। ताकि इसलिए सक्रिय रूप से भाग ले पाते हैं क्योंकि उनके बातों को समझ पाते हैं। इसलिए क्षेत्रीय भाषा का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। नौवां जो प्रभाव पड़ता है भाषावाद का, वो क्षेत्रीय दलों का उदय। क्षेत्रीय दलों का उदय होता है कि भाषावाद के कारण कई क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है। भाषावाद के कारण कई क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है।
जैसे तमिल में आप देखेंगे, मतलब दक्षिण साइड आप देखेंगे कई सारे क्षेत्रीय दल का उदय हुआ है। बंगाल में बंगला के लिए टीएमसी का उदय हुआ है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा के आधार पर अलग अलग दलों का उदय हुआ है। ये दल अपनी क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति के आधार पर अपनी राजनीति तय करते हैं। इससे राष्ट्रीय दलों के लिए चुनौती पैदा होती है। इससे जो राष्ट्रीय दल है उसके लिए चुनौती पैदा होता है और गठबंधन सरकारों की स्थिरता प्रभावित होती है। और जो गठबंधन सरकारों की स्थिरता है वो प्रभावित होता है। क्षेत्रीय दल भाषाई मुद्दों को लेकर सत्ता का दबाव बनाने में सक्षम हो जाते हैं। जो क्षेत्रीय दल है वो भाषाई मुद्दों को लेकर सत्ता पर दबाव बनाते हैं और वो सक्षम भी हो जाते हैं। पर क्षेत्रीय दल भी उदय होते हैं। ठीक है, ये भी एक इसका प्रभाव देखने को मिलता है। 10वां जो इसका प्रभाव है भाषावाद का, वो है भाषाई असमानता और विवाद। भाषाई असमानता और विवाद कहा जा रहा है कुछ क्षेत्रों में बहुसंख्यक भाषा को प्राथमिकता मिलने से अल्पसंख्यक भाषाई समूह असंतुष्ट रहते हैं। कुछ क्षेत्र में ऐसा है जो वहां पर बहुसंख्यक भाषा को प्राथमिकता दी जाती है, जहां पर जिसकी संख्या ज्यादा है, जो भाषा बोलने वाली संख्या ज्यादा है उसको प्राथमिकता दी जाती है, जबकि जो कम बोलने वाली संख्या है, जिस भाषा को बोलने वाले लोग कम है, उसको उसको कम प्राथमिकता दी जाती है, जिससे वो समूह असंतुष्ट रहता है। यह असंतोष राजनीतिक मुद्दों में बदल सकता है और ये जो असंतोष है वो राजनीतिक मुद्दों में बदल सकता है और भाषाई विवाद पैदा करता है। इससे राजनीतिक दलों और सरकारों को विवादित क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखना कठिन होता है। इससे क्या आता है, तो जो राजनीतिक दल है और जो सरकार है उसको विवादित क्षेत्रों में, यहाँ पर जो विवादित क्षेत्र है वहां पर संतुलन बनाए रखना कठिन होता है। 11 नंबर जो इसका प्रभाव आप देख सकते हो वो लिखा है प्रशासनिक और नीति निर्माण पर प्रभाव। प्रशासन और नीति निर्माण में यह प्रभाव डालता है। भाषाई विवाद नीति निर्माण और प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करता है। सरकारें भाषाई संतुलन बनाए रखने के लिए निर्णय में बदलाव करती हैं, फिर से निर्णय में बदलाव करती है। इससे निर्णय प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन यह बहुभाषाई जनता के हित के लिए जरूरी है और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है। 12 नंबर जो पॉइंट लिखा है वो है भाषाई पहचान के माध्यम से सामाजिक शक्ति। भाषाई पहचान के माध्यम से सामाजिक शक्ति, भाषाई पहचान जो होता है उसके माध्यम से समाज में शक्ति दिखाया जाता है। भाषा राजनीतिक शक्ति का साधन भी बन गई है। भाषा जो है वो राजनीतिक शक्ति का साधन भी बन गया है। जब जिस क्षेत्र में जिस तरह का भाषा बोला जाता है, अगर उसी क्षेत्र का कोई प्रत्याशी है जो उसी भाषा को जानता है, उसी भाषा के बारे में बोलता है, उसी भाषा को बोलता है और उससे समझाता है लोगों को, तो उसे लोग अच्छे से समझ पाते हैं और उसको एक मुद्दा की तरह, शक्ति की तरह, उसको साधन की तरह से उसको यूज करते हैं लोग जो राजनेता होते हैं। राजनीतिक दल भाषाई पहचान का उपयोग जनता को संगठित करने और सत्ता हासिल करने के लिए करते हैं। भाषा के माध्यम से दल जनता में अपनी पहुंच बढ़ाते हैं और चुनावी समर्थन जुटाते हैं और चुनावी समर्थन जुटाने का काम करते हैं। 13 नंबर जो इसका प्रभाव देखने को मिलता है वो है भाषाई असंतोष का चुनावी प्रभाव। भाषाई असंतोष का चुनावी प्रभाव, भाषा से अगर कोई असंतोष है तो उसका प्रभाव कहाँ दिखेगा, चुनाव में। भाषाई असंतोष अक्सर चुनाव के निर्णयों में निर्णायक भूमिका निभाता है। दल इस असंतोष का चुनावी लाभ उठाते हैं और भाषाई मुद्दों को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करते हैं। जो भाषा वाला मुद्दा होता है उसको अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लेते हैं। इससे चुनाव परिणाम पर सीधे प्रभाव पड़ता है और क्षेत्रीय राजनीति मजबूत होती है और जो क्षेत्रीय राजनीति वो मजबूत होता है। लोग कहें कि आपकी भाषा पर खतरा है या कि आपकी भाषा सुधारा जाएगा तो इसको घोषणा पत्र में शामिल कर दिया। अब लोग सोचेंगे कि हाँ सही बात है, अगर इसको वोट करेंगे तो हमारी भाषा संरक्षित रहेगी, बाहरी लोग यहाँ पर आके नहीं बच सकेंगे, हमारा जमीन बचेगा, हमारा भाषा संस्कृति बचेगा। तो इसी कारण लोग उसको वोट कर देते हैं और ये क्या होता है, तो ये सिर्फ एक प्रक्रिया होता है, लोग इसका सिर्फ फायदा उठाते हैं। जो राजनेता है, जो दल है, वो सिर्फ इसका फायदा उठाते हैं, बाकी कुछ होने जाने वाला होता नहीं है। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष को हम लोग देख लेंगे। निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि भारतीय राजनीति में भाषावाद ने राज्यों के गठन, क्षेत्रीय पहचान, चुनावी राजनीति, संघर्ष और नीति निर्माण तक व्यापक प्रभाव डाला है। यह कभी कभी विवाद और असंतोष का कारण बनता है, लेकिन संवैधानिक संतुलन, राजनीतिक समझदारी और भाषाई सम्मान के माध्यम से भारत ने बहुभाषीय राजनीति में स्थिरता और सामाजिक समरसता बनाए रखी है। ठीक है, समरसता का मतलब होता है भाईचारा, मरमिलाप। तो इस तरह से आप क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। बस आपको करना क्या है, सारे पॉइंट को एक बार देख लेना है और लिखना किस तरह से हम आपको बता दिए उसी तरह से आपको लिखना है। खुद से भी आप लिख सकते हैं। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर करें। ठीक है, वीडियो को शेयर ज्यादा करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है कि भारत में निर्वाचन की विधि पर प्रकाश डालिए। भारत में निर्वाचन किस प्रकार से होता है उसकी विधि पर प्रकाश डालने को कहा जा रहा है, उसकी विधि के बारे में आपको बताने को कहा जा रहा है। क्वेश्चन देखने में छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं बिना देरी के इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है। साथ ही में अगर आप चाहते हैं कि इसी सेमेस्टर में नहीं बल्कि आगे के सभी सेमेस्टर में आप तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर तरीके से मार्क्स लाना चाहते हैं एग्जाम में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हम जब भी यहाँ पर वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हर सेमेस्टर में बेहतर तरीके से तैयारी करते रहें। ठीक है,
समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र तभी जीवित रह सकता है जब चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी हो। और लोकतंत्र तभी जीवित रह सकता है जब चुनाव निष्पक्ष हो, स्वतंत्र और पारदर्शी हो। भारत में चुनाव की पूरी प्रक्रिया संविधान, कानूनों और चुनाव आयोग के निर्देशों के आधार पर चलती है। भारत में जो चुनाव है उसकी पूरी प्रक्रिया संविधान के अनुसार, कानूनों और चुनाव आयोग के निर्देशों के आधार पर चलती है। इस विधि का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनता जिसे योग्य समझे वही सत्ता में पहुंचे। जनता जिसे चाहे कि ये योग्य है, ये सही कार्य कर सकता है, उसी वही जो व्यक्ति है वो सत्ता पर पहुंचे। इसलिए भारत निर्वाचन की विधि केवल वोट डालने का तरीका नहीं बल्कि एक व्यवस्थित, कानूनी और चरणबद्ध प्रक्रिया है। इसलिए जो विधि है इसका निर्वाचन का, वो सिर्फ वोट डालने का एक तरीका नहीं है बल्कि एक व्यवस्थित, कानूनी और चरणबद्ध प्रक्रिया भी है। आगे हम लोग देखेंगे भारत में निर्वाचन के प्रकारों को। भारत में कितने प्रकार के निर्वाचन होते हैं, कौन कौन से निर्वाचन प्रक्रिया होती है, कौन कौन से निर्वाचन किए जाते हैं। पहला सार्वभौम वयस्क मताधिकार, जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं वो सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ठीक है। भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हर नागरिक वोट दे सकता है। इसमें किसी भी व्यक्ति के धर्म, जाति, लिंग, शिक्षा, आर्थिक स्थिति या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होता। यह व्यवस्था जनता को समान राजनीतिक अधिकार देती है और लोकतंत्र में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करती है। यह सिद्धांत चुनाव प्रणाली की नींव है जो पूरे देश को समान अधिकार प्रदान करता है। तो वयस्क मताधिकार, जो 18 साल से प्लस के लोग हैं वो वोट दे सकते हैं। दूसरा है प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि। प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि, भारत में लोकसभा, राज्य विधानसभा, पंचायत और नगर निकायों के चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होते हैं, मतलब डायरेक्ट लोग उसको वोट देते हैं, यानी जनता सीधे वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनती है। इससे जनता और नेताओं के बीच सीधा संबंध बनता है और उम्मीदवार को जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। इस विधि में मतदाता की भूमिका सबसे प्रमुख होती है। इस विधि में मतदाता की भूमिका सबसे प्रमुख होती है कि वो किसको वोट देता है। तीसरा जो प्रकार है परोक्ष निर्वाचन विधि। परोक्ष निर्वाचन विधि, कुछ उच्च पदों का चुनाव सीधे जनता नहीं करती। कुछ उच्च पद हैं जैसे राष्ट्रपति का हो गया, उपराष्ट्रपति का हो गया, इनका जो चुनाव है वो सीधा जनता नहीं करती बल्कि जो जनता के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं वो लोग उसका चुनाव करते हैं, बल्कि चुनकर आए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जिसको हम लोग चुन के भेजते हैं। जो सांसद होता है, विधायक होता है, वो लोग उसको चुनते हैं। उदाहरण आप ले सकते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य। इस विधि में निर्वाचन मंडल वोट करता है। जो निर्वाचन मंडल है वो वोट करता है। यह प्रणाली उन पदों के लिए उपयुक्त मानी जाती है जहां अनुभव, राजनीतिक समझ और परिपक्वता को प्राथमिकता दी जाती है। इसको परोक्ष निर्वाचन विधि कहा जाता है, ठीक है। चौथा जो इसके प्रकार है वो है प्रथम प्रत्याशी पूर्व प्रणाली, ठीक है। प्रथम प्रत्याशी पूर्व प्रणाली, इसमें क्या होता है, जो जितना वोट लाता है, सबसे अधिक जिसका वोट आएगा वही सरकार बना लेगा, ठीक है। भारत के अधिकांश चुनाव इसी प्रणाली से होते हैं। इसमें जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही विजय माना जाता है। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वही विजय हो जाएगा। अगर 10 लोग खड़े हैं 1000 वोट में, अगर किसी को 40 वोट मिला है, किसी को 50 वोट मिला है, मतलब जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वही नेता बन जाएगा, उसी का सरकार बन जाएगा, ठीक है। कहा जा रहा है कि चाहे उसे 50% से कम वोट ही क्यों ना मिले हो। यह प्रणाली सरल, तेज और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आसानी से लागू हो जाती है। हालांकि इसमें कभी कभी कम बहुमत वाला भी जीत जाता है, फिर भी इसकी प्रभावशीलता के कारण इसे जारी रखा गया। इसकी प्रभावशीलता के कारण इसको जारी रखा गया। इसको क्या कहते हैं, प्रथम प्रत्याशी पूर्व प्रणाली। प्रथम प्रत्याशी पूर्व प्रणाली, ठीक है, मतलब जिसको ज्यादा वोट आया वही सरकार बनाएगा। आगे देखेंगे पांचवा जो प्रकार इसका वो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसमें क्या होता है, तो इसमें अनुपात के हिसाब से वोट होता है कि हम सबसे ज्यादा तवज्जो किसको देते हैं, किसको प्राथमिक देते हैं, प्राथमिकता हम लोग किसको देते हैं। जैसे 4 लोग खड़ा है, ठीक है, 4 लोग खड़ा है तो हम बोलेंगे इसको हम पहले रखेंगे, इसको हम दूसरे नंबर पर, इसको तीसरे नंबर पर रखेंगे, इसको चौथे नंबर पर रखेंगे, तो इसको बोलता है। तो इसमें प्राथमिकता के हिसाब से चुनाव होता है, ठीक है, प्राथमिकता के अनुसार चुनाव होता है। कहा जा रहा है कि यह प्रणाली भारत में कुछ विशेष चुनावों के लिए उपयोग होती है, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा चुनाव के लिए। इस एकल हस्तांतरणीय मत मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट STV पद्धति अपनाई जाती है। मतदाता अपनी पसंद का क्रम 1, 2, 3 तय करता है और वोट आवश्यक कोटे के अनुसार ट्रांसफर होते हैं। यह प्रणाली अधिक संतुलित प्रतिनिधित्व देती है और छोटे दलों को भी अवसर प्रदान करती है कहने का मतलब यह है कि इसमें ऐसा होता है, जैसे 4 लोग खड़े हैं, ठीक है, 4 लोग चुनाव में खड़े हुए, तो चारों में से हम किसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे। अगर हम बोलेंगे कि इसको हम पहले नंबर पर रखेंगे, इसको चौथे नंबर पर, इसको तीसरे, इसको दूसरे पर, तो इस तरह से हम रखेंगे, तो इसी को कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है, ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आगे हम लोग देख लेते हैं भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया। भारत में निर्वाचन किस प्रकार से होता है, इसकी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण, सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है।
पहले यह तय किया जाता है कि किस क्षेत्र से कितनी सीटें होंगी और उसकी सीमाएं क्या होंगी। यह काम लिमिटेशन कमीशन करता है, जो स्वतंत्र संस्था है। जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति के आधार पर यह क्षेत्र तय किए जाते हैं ताकि हर क्षेत्र को समान प्रतिनिधित्व मिल सके। तो ये भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन क्षेत्रों का पहले निर्धारण किया जाता है। दूसरा इसका प्रक्रिया है मतदाता सूची का निर्माण और अद्यतन। ठीक है, कहा जा रहा है कि हर चुनाव से पहले मतदाता सूची तैयार की जाती है। जिसमें 18 वर्ष से ऊपर सभी योग्य नागरिकों के नाम शामिल किए जाते हैं। गलतियों को सुधारने, नए नाम जोड़ने और मृतकों के नाम हटाने का काम भी होता है। यह सूची चुनाव की नींव है, क्योंकि बिना ऐसे कोई व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता। तो कहा जा रहा है मतदान सूची का निर्माण किया जाता है और अद्यतन किया जाता है। तीसरा जो इसका प्रक्रिया है वो है उम्मीदवारों का नामांकन और जांच। उम्मीदवारों का नामांकन करवाया जाता है और उसका जांच होता है। उम्मीदवार निर्धारित तिथि पर नामांकन पत्र भरते हैं, साथ में आवश्यक दस्तावेज और सुरक्षा धन जमा करते हैं। जो सुरक्षा धन वो भी जमा करते हैं। इसके बाद चुनाव अधिकारी उनके कागजों की जांच करते हैं कि वे नियमों के अनुसार चुनाव लड़ने योग्य हैं या नहीं। यदि कोई कमी पाई जाती है तो नामांकन रद्द भी किया जा सकता है। चौथा जो इसका प्रक्रिया वह है चुनाव प्रकार। नामांकन के बाद उम्मीदवार जनता को अपने पक्ष में करने के लिए, जो नामांकन करवाया उम्मीदवार वो अब जनता को अपने पक्ष में करने के लिए रैली निकालेगा, सभाएं, घर घर संपर्क, पोस्टर, सोशल मीडिया आदि का उपयोग करते हैं। चुनाव आयोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC लागू करता है, जिसके तहत उम्मीदवारों को आचार संहिता का पालन करना आवश्यक होता है। जब चुनाव आयोग MCC लागू करता है तो सभी उम्मीदवारों को आचार संहिता का पालन करना आवश्यक हो जाता है। इसका उद्देश्य प्रचार को मर्यादित, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रखना है। और ये जो आचार संहिता लागू किया जाता है इसका उद्देश्य क्या रहता है, जो प्रचार प्रसार शुरू किया गया उसको मर्यादित, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रखा जाए। पांचवा जो इसका प्रक्रिया वो है मतदान प्रक्रिया। अब मतदान प्रक्रिया, मत का दान होगा, मतलब लोग वोटिंग करेंगे। निर्धारित दिन पर मतदाता मतदान केंद्र पर जाकर EVM या बैलेट पेपर से वोट डालते हैं। ठीक है, मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बल, मतदान अधिकारी और VVPAT मशीनें उपलब्ध होती हैं ताकि मतदान पारदर्शी रहे। और हर व्यक्ति को उंगली पर स्याही लगाई जाती है। ठीक है, जिससे डुप्लीकेट वोटिंग रोकी जा सके। छठा जो इसका प्रक्रिया है वो है मतगणना और परिणाम। मतदान समाप्त होने के बाद EVM खोली जाती है और वोट गिने जाते हैं। हर उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या सार्वजनिक रूप से बताई जाती है। सबसे ज्यादा मत पाने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है। चुनाव आयोग परिणाम की आधिकारिक घोषणा करता है और चुनाव आयोग आधिकारिक घोषणा करता है कौन विजय हुआ है। आगे हम लोग भारत की निर्वाचन विधि की विशेषताएं, भारत की निर्वाचन विधि क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। स्वतंत्र चुनाव आयोग, सबसे पहले इसमें स्वतंत्र चुनाव आयोग होता है। भारतीय चुनाव आयोग संविधान द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्था है जो सरकार स्वतंत्र होकर चुनाव कराता है। जिसको सरकार से कोई मतलब नहीं होता, वो सरकार से स्वतंत्र होकर चुनाव करता है। इसकी स्वतंत्रता ही चुनावों को निष्पक्ष बनाती है बना पाता है। दूसरा इसका विशेषता है वो है चुनाव चिन्ह और दलों का पंजीकरण। राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग पंजीकरण और मान्यता देता है। उन्हें अलग अलग चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं ताकि मतदाता आसानी से पहचान सके कि वे किस दल को वो लोग वोट दे रहे हैं। तीसरा जो इसका विशेषता है वो EVM और VVPAT तकनीक। भारत में तकनीक आधारित मतदान होता है। EVM मतदान को तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाती है, जबकि VVPAT से मतदाता तुरंत अपना वोट सत्यापित कर सकता है। चौथा जो पॉइंट लिखा है, चौथा इसका विशेषता वो है चुनाव खर्च पर नियंत्रण भी करने का काम करता है। उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय की जाती है ताकि कोई भी उम्मीदवार पैसे की ताकत से चुनाव प्रभावित ना कर सके। चुनाव आयोग इस पर सख्त निगरानी रखता है। पांचवा इसका विशेषता है आचार संहिता MCC। ठीक है, चुनाव के दौरान प्रचार को व्यवहार संबंधी नियम तय किए जाते हैं। चुनाव के दौरान प्रचार को व्यवहार संबंधी नियम तय किए जाते हैं ताकि चुनाव साफ सुथरे और शांतिपूर्ण रहे। आगे देख लेते हैं चुनाव प्रक्रिया की प्रमुख चुनौतियों की। इसमें चुनौती क्या क्या आता है, इसमें क्या क्या चुनौतियां देखी जाती हैं। पहला जो चुनौती आता है वो है धन बल और बाहुबल का दबाव। देखने को मिलता है। कई बार उम्मीदवार बड़े पैमाने पर धन खर्च करते हैं या दबाव बनाकर वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। यह चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित करता है। दूसरा हम लोग देखेंगे इसकी चुनौती को जाति, धर्म और क्षेत्रीयता का प्रभाव देखने को मिलता है। भारत की सामाजिक विविधता में कई बार मतदाता जाति व धर्म के आधार पर मतदान करते हैं, जिससे वास्तविक मुद्दों पर ध्यान कम हो जाता है। तीसरा जो चुनौती देखने को मिलता है वो है मतदाता जागरूकता की कमी।
कुछ क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बहुत कम होता है। इसका कारण शिक्षा जागरूकता की कमी या सरकारी तंत्र पर अविश्वास होता है। ठीक है, तो कई सारे जगहों पर मतदान बहुत ही कम होता है। चौथा जो इसका चुनौती है मतदाता सूची में गड़बड़ियां, नाम छूट जाना, दोहराव, गलत पते आदि जैसी समस्याएं अक्सर देखने को मिलती हैं, जो मतदाताओं को मतदान से वंचित कर सकती हैं। तो ये सब क्या चुनौती है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आपका ये। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष को देख लीजिए। कहा जा रहा है कि भारत में निर्वाचन की विधि एक संगठित, कानून आधारित और व्यापक प्रक्रिया है जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करती है। प्रत्यक्ष व परोक्ष चुनाव, एफपीटीपी और पीआर प्रणाली, स्वतंत्र चुनाव आयोग, तकनीकी मतदान, आचार संहिता और इन सब के कारण भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है। हालांकि धन बल, जातिवाद और जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियां मौजूद हैं, फिर भी भारत की निर्वाचन प्रणाली लगातार सुधारों के साथ अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनती जा रही है। एक छोटा सा निष्कर्ष को आप लोग जरूर लिखेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।